पिछले पार्ट में आपने देखा कि एमसी बीबी डोंग के साथ आइस एंड फायर वैली को ढूंढने निकलता है, लेकिन बीच जंगल में बीबी डोंग के साथ मंगल करते हुए वो सोल मास्टर के ग्रुप्स को सोल बोन के लिए लड़ते हुए देख लेता है। अब आगे घने जंगल के बीचों बीच ये सुमो और बीबी डोंग थे। सुमो का वैसे तो फालतू के पंगों में पड़ने का कोई इरादा नहीं था। उसने अभी अभी सोल बोन शब्द सुना था तो थोड़ा क्यूरियस जरूर हुआ था, लेकिन जब देखा कि वो सिर्फ 1000 साल पुरानी मामूली सोल बोन है तो उसका इंटरेस्ट वहीं खत्म हो गया। इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ आइस एंड फायर वेल घूम रहा था। वो बस जल्द से जल्द उस खजाने वाली जगह पर पहुंचना चाहता था। फालतू का रायता बिल्कुल नहीं फैलाना चाहता था, इसलिए उसने बीबी डोंग का हाथ पकड़ा और चुपचाप वहां से निकलने लगा। पर उसने सोचा नहीं था कि जैसे ही वो पीछे मुड़ेंगे कोई उन्हें देख लेगा। ठीक उसी वक्त एक जोरदार सोल स्किल का अटैक हुआ और सीधा उनके जंगल वाले ठिकाने पर आकर लगा। एक तगड़े धमाके के साथ पेड़ पौधे चकनाचूर हो गए और पत्तियां हवा में उड़ने लगीं। सुमो ने बीबी डोंग को खींचा और तेजी से साइड होकर अटैक से खुद को बचाया। जंगल का वो हिस्सा बिल्कुल साफ हो गया और सुमो और बीबी डोंग सबके सामने एक्सपोज हो गए। ठीक हो ना? सुमो ने बीबी डोंग की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ था। वो खुद लफड़ा नहीं चाहता था, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो डरता था। सामने वाले ने खुद मौत को दावत दी है तो अब भुगते। मैं ठीक हूं, बीबी डोंग ने शांति से सिर हिलाया। जब तक जुआंग इडोलुओ अंधेरे में उनके साथ थे, उसे अपनी और सुमो की सेफ्टी की कोई फिक्र नहीं थी। बॉस, जरा उस बंदी को देखो, क्या चेहरा है, क्या फिगर है। बॉस, कसम से कतई जहर है। उस हट्टे कट्टे गुंडे ने जैसे ही बीबी डोंग को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसकी सांसें तेज होने लगीं। वो बीबी डोंग को ऊपर से नीचे तक ताड़ रहा था। उसकी गंदी नजरें उसके पूरे शरीर पर घूम रही थीं। उसकी आंखों से हवस और लालच साफ टपक रहा था। सोचा नहीं था कि आज सिर्फ सोल बोन ही नहीं बल्कि एक माल भी खुद चलकर पास आ जाएगा। वो गंदी हंसी हंसते हुए बोला, थोड़ी छोटी है पर अपन को ऐसी ही पसंद है। उसके चमचे भी आपस में कमीनी हंसी हंसने लगे और सबकी नजरें बीबी डोंग पर टिक गईं। बीबी डोंग का चेहरा एकदम उतर गया और आंखों में कातिलाना गुस्सा आ गया। बचपन से लेकर आज तक किसी ऐरे गैरे की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि उसे ऐसी नजरों से देखे या ऐसी घटिया बातें बोले। पर उस गुंडे को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। वो और चौड़ा होकर बोला, ओ सुंदर कन्या, इस सनसेट फॉरेस्ट में बहुत खतरा है बाबा। उसने अपने कंधे पर कुल्हाड़ी रखी और 2 कदम आगे बढ़ाया। चारों तरफ खूंखार जानवर घूम रहे हैं। तुम जैसी नाजुक कली को कोई जानवर खा गया तो कितना नुकसान हो जाएगा। वो हंसते हुए आगे बोला, एक काम कर, मेरे साथ चल, एकदम ऐश कराएगी, जो मांगेगी वो मिलेगा। इस सूखे पापड़ जैसे लौंडे के साथ घूमकर क्या मिलेगा? जरा अपने इस आशिक को तो देख, हवा से उड़ जाए, ये घंटा तेरी रक्षा करेगा। हाँ बॉस, सही कह रहे हो, एक चमचे ने बीच में सुर मिलाया। हमारे बॉस 44 लेवल के सोल एम्परर हैं। गुंडे ने कहा, छोटे, अगर अपनी भलाई चाहता है ना तो चुपचाप इस बंदी को हमारे हवाले कर दे। आज मेरा मूड अच्छा है तो तुझे तड़पाए बिना एक ही बार में साफ कर दूंगा। सुमो और बीबी डोंग के कपड़ों से ही लग रहा था कि वो किसी अमीर खानदान के बच्चे हैं, बाद में कोई लफड़ा ना हो। इसलिए उसने मन बना लिया था कि वो न सिर्फ सुमो को निपटाएगा बल्कि बाकी गवाहों को भी ठिकाने लगा देगा ताकि बात बाहर न जाए। सुमो ने ठंडी नजरों से उन सबको देखा। उन सालों ने बीबी डोंग को उस नजर से देखने की हिम्मत कैसे की? अगर स्पिरिट गॉड की भाषा में कहूं तो इन बेवकूफों ने खुद अपनी मौत का वारंट साइन कर लिया था। मेरे पीछे रहो। सुमो ने बीबी डोंग को अपने पीछे छुपाया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। हा हा हा, गुंडे के चमचे ये देखकर और जोर से हंसने लगे। बॉस देखो, वो चूहा खुद चलकर आ रहा है। साला डर गया क्या? सच में लड़की को सौंपने आ रहा है? तभी अचानक एक घबराई हुई आवाज गूंजी, ओ भाई, तुम लोग इधर मत आओ, भागो यहाँ से। वो दुबला पतला आदमी बुरी तरह घबराया हुआ था और सुमो को दूर रहने का इशारा कर रहा था। वो सुमो को जानता नहीं था, पर वो नहीं चाहता था कि 2 मासूम बच्चे इस फालतू के लफड़े में अपनी जान गंवाएं। सामने वाले लोग कतई कसाई थे। सुमो ने उसकी तरफ एक ठंडी नजर डाली, कोई जवाब नहीं दिया और बिना रुके सीधा उन गुंडों के बिल्कुल पास जाकर खड़ा हो गया। ये देखकर वो तगड़ा गुंडा कुल्हाड़ी कंधे पर रखे टशन में सुमो की तरफ बढ़ा। उसका हर कदम घमंड से भरा था। छोटे, समझदार निकला तू तो। उसने गंदा मुंह खोला और सुमो के पीछे खड़ी बीबी डोंग को ताकने लगा। ओ सुंदर कन्या, फिक्र मत कर, मैं तुझे बहुत अच्छे से। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक सीन पलट गया। खचाक! सुमो के पीछे से एक तेज आवाज आई और एक काली सुनहरी रोशनी चमकी। उसकी पीठ से 2 बड़े और धारदार पंख बाहर निकले और हवा में खुलते ही उनके हजारों टुकड़े हो गए। वो सारे नुकीले पंख हवा में एक बेहद तेज तीर की तरह एक साथ जुड़ गए और हवा को चीरती हुई सनसनाती आवाज के साथ सीधे उस गुंडे के सीने की तरफ लपके। वो तीरों का हमला इतना फास्ट था कि उस गुंडे को संभलने का मौका ही नहीं मिला। वो कोई डिफेंस तक नहीं कर पाया। उसने सुमो को बिल्कुल हल्के में लिया था और दूरी भी बहुत कम थी। पुछ! गुंडे के सीने के ठीक बीच में एक मुक्के के साइज का गहरा छेद हो गया। आर पार खून का फव्वारा छूट पड़ा। गुंडे के चेहरे से वो अय्याशी गायब हो गई और सिर्फ खौफ और शौक रह गया। उसने धीरे से अपना सिर झुकाया और अपने सीने के उस भयानक छेद को देखा
उसने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला पर एक शब्द भी नहीं निकला। धड़ाम, वो सीधा पीठ के बल जमीन पर गिर गया। 44 लेवल का वो सोल एम्परर एक ही झटके में ढेर हो गया। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। वो दुबला पतला आदमी और उसके साथी आंखें फाड़े देखते रह गए। उनका मुंह खुला का खुला रह गया और दिमाग ब्लैंक हो गया। गुंडे के बाकी चमचे तो ऐसे जम गए जैसे उन पर किसी ने जादू कर दिया हो, हिल भी नहीं पा रहे थे। ये क्या था? वो पंख क्या चीज थे? वो सब आम सोल मास्टर्स थे जो ग्रुप बनाकर जानवरों का शिकार करते थे और सामान बेचकर गुजारा करते थे। उन्होंने जिंदगी में कभी ऐसा खजाना नहीं देखा था। सुनना तो दूर की बात थी, उन्हें बस एक बात समझ आ गई थी। उनका बॉस जो 44 लेवल का था, उसे इस सीधे साधे दिखने वाले लड़के ने 1 सेकंड में निपटा दिया। रिएक्ट करने का टाइम तक नहीं दिया। पर जैसे ही वो शौक में थे, वो तीरों का जाल फिर से घूमा। सिर्फ 4 सोल ग्रैंड मास्टर्स ही तो थे, उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिला। पुप 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 4 धमाके एक साथ हुए और चारों लाशें जमीन पर आ गिरीं। हर एक के सीने में वही खूनी छेद था। काम तमाम। बिना किसी फालतू ड्रामे के, सुमो के वार करने से लेकर उन 5 के मरने तक, ये सारा खेल बस एक पलक झपकते ही खत्म हो गया। वो दुबला पतला आदमी और उसके लोग पूरी तरह सुन्न हो गए। वो जमीन पर पड़ी उन 5 लाशों को देख रहे थे और फिर उस शांत खड़े लड़के को। किसी की एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, यहाँ तक कि सबने अपनी सांसें तक रोक ली थीं। वहीं बीबी डोंग लगातार सुमो की पीठ को देख रही थी। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और आंखों में एक अलग ही चमक थी। किसी के जरिए ऐसे प्रोटेक्ट होने वाली फीलिंग सच में काफी सही थी। तभी वो दुबला आदमी होश में आया। मास्टर, मालिक! वो दौड़ता हुआ आगे आया। उसके चेहरे पर थोड़ा डर था पर इज्जत ज्यादा थी। उसने दोनों हाथों में सोल बोन ली और बड़ी सावधानी से सुमो के आगे बढ़ाते हुए झुककर बोला, मालिक, ये सोल बोन हमारी तरफ से एक छोटा सा टोकन है। अगर आज आपने हमारी जान नहीं बचाई होती तो सोल बोन तो दूर, हम सब आज यहीं दफन हो जाते। प्लीज इसे रख लीजिए। जब वो बोल रहा था तो उसके माथे पर पसीना था और आवाज कांप रही थी। अभी जो हुआ था वो हिला देने वाला था। 5 लोग 1 सेकंड में साफ। उसे डर था कि कहीं सुमो सोल बोन के लिए उन्हें भी न मार दे, इसलिए उसने खुद ही ऑफर कर दिया। उसके पीछे खड़े 3 साथी भी तुरंत झुक गए। किसी की जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं थी। सुमो की नजर उस सोल बोन पर पड़ी। आम सोल मास्टर्स के लिए ये बेशक जान की बाजी लगाने वाला खजाना था, पर सुमो के लिए ये किसी कचरे से कम नहीं था। लेकिन इसे स्पिरिट हॉल ले जाकर वफादार लोगों को इनाम में देना या अपनी टीम मजबूत करने के लिए यूज करना बुरा आइडिया नहीं था। ठीक है, तो फिर मैं इसे रख लेता हूँ। सुमो ने शांत भाव से सिर हिलाया। ये देखते ही उस दुबले आदमी की जान में जान आई और उसके चेहरे का डर थोड़ा कम हुआ। सुमो ने सोल बोन ली और बिना कुछ कहे मुड़ गया। उसके चेहरे का वो गुस्सा अब गायब था और उसकी जगह एक प्यारी सी स्माइल थी। चले सीनियर सिस्टर? बीबी डोंग ने जोर से सिर हिलाया। एक कदम आगे बढ़कर सुमो का हाथ थाम लिया और अपना चेहरा ऊपर करके बड़े प्यार से बोली, जूनियर भाई, तुम्हारे वो पंख सच में कमाल हैं। मुझे ऐसा कब मिलेगा? जल्दी ही मिलेगा, सुमो ने हंसते हुए कहा। आगे चलकर मैं तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट ढूंढूंगा। ये तुमने प्रॉमिस किया है, मुकरना मत। बिल्कुल नहीं। दोनों हंसते मजाक करते हुए धीरे धीरे उस घने जंगल में आगे बढ़ गए। शाम के वक्त सनसेट फॉरेस्ट के काफी अंदर एक खाली जगह पर अंधेरे के बीच आग की लपटें नाच रही थीं। आग पर 2 खरगोश भुने जा रहे थे और उनकी खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। जूनियर भाई, आज जो 2 सोल बीस्ट मिले थे वो तुम्हारे लिए परफेक्ट थे। तुमने उन्हें क्यों छोड़ दिया? बीबी डोंग आग के पास बैठी अपने गाल पर हाथ रखे अपने मन का कंफ्यूजन पूछ बैठी। पूरा दिन उन्होंने जंगल में काफी लंबी दूरी तय की थी और न जाने कितने जानवर देखे थे। उनमें से 2 तो ऐसे थे जिनकी उम्र और एबिलिटी सुमो के चौथे सोल रिंग के लिए बिल्कुल फिट थी, पर सुमो ने उनका शिकार करने के बजाय आगे बढ़ना चुना, जो बीबी डोंग को समझ नहीं आ रहा था। सुमो ने आग से एक बढ़िया भुना हुआ खरगोश निकाला और बीबी डोंग को देते हुए बोला, मैं थोड़ा और ढूंढना चाहता हूँ, शायद इससे भी बेहतर कुछ मिल जाए। और वैसे भी जानवरों से लड़ना भी तो एक ट्रेनिंग है ना? ये स्पिरिट हॉल में बाकी मास्टर्स के साथ प्रैक्टिस करने से कहीं ज्यादा काम आता है। वो लोग हमारी पहचान की वजह से थोड़ा ढीले पड़ जाते हैं, पर ये जानवर रियायत नहीं बरतते। बात तो सही है। बीबी डोंग ने खरगोश लिया और सोचते हुए सिर हिलाया। आज सच में कुछ ऐसे जानवर मिले थे जिन्होंने खुद अटैक किया था और उन्हें मजबूरन लड़ना पड़ा था। पूरे दिन के एक्सपीरियंस से उसे समझ आ गया था कि वो जानवर सच में बहुत खूंखार होते हैं। कई बार तो अगर सुमो ने तेजी से रिएक्ट नहीं किया होता तो शायद उसे चोट लग जाती। सुमो ने भी एक खरगोश लिया और आराम से खाने लगा, पर उसका दिल भारी था। पूरा दिन ढूंढने के बाद भी उसे कोई सुराग नहीं मिला था। सनसेट फॉरेस्ट हद से ज्यादा बड़ा था। पैदल चलने पर एक दिन में जितना एरिया कवर होता है वो इस विशाल जंगल का एक छोटा सा हिस्सा भर है। इस तरह ढूंढते रहे तो एक दिन क्या 10 दिन में भी वो छुपी हुई जगह मिलना मुश्किल है। पता नहीं कल कुछ हाथ लगेगा या नहीं। 15 मिनट बाद दोनों ने खाना खत्म किया और टेंट के अंदर सोने चले गए। जुआंग ई डोलुओ बाहर पहरा दे रहे थे, इसलिए सुमो को सिक्योरिटी की कोई टेंशन नहीं थी और वो तुरंत गहरी नींद में सो गया। अगले दिन सुमो जल्दी जाग गया। उसने बीबी डोंग को उठाया और थोड़ा सूखा खाना खाकर वो फिर से आइस एंड फायर वेल की तलाश में निकल पड़े। वक्त तेजी से बीता और शाम होते होते वो एक पथरीले और ढलान वाले इलाके में पहुंचे। सुमो के कदम अचानक रुक गए। उसकी नाक थोड़ी सिकुड़ी। ये महक, शायद कोई जहरीली गैस है। उसका दिल जोरों से धड़का।
पर चेहरे पर बिना कोई भाव लाए वो आगे बढ़ता रहा। करीब 15 मिनट और चलने के बाद सामने का नजारा एकदम बदल गया। पेड़ पौधे गायब हो चुके थे और उनकी जगह एक घनी जहरीली धुंध फैली हुई थी। वो मटमैली धुंध इतनी गाढ़ी थी कि सामने का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सूमो रुक गया। इस जहरीली गैस का जो लेवल था उसके सामने वो और बीबी डोंग तो क्या, अगर कोई नॉर्मल सोल एम्परर भी आ जाए तो अंदर जाने की हिम्मत नहीं करेगा। कम लेवल के सोल मास्टर्स तो छूते ही मर जाएं। लेकिन सूमो ने जब उस धुंध को देखा तो वो मन ही मन खुश हो गया। ऐसी खतरनाक जहरीली गैस से आम मास्टर्स दूर ही भागते हैं, अंदर जाने की सोच भी नहीं सकते। सिर्फ दुगुबो जैसे तगड़े जहर वाले सोल मास्टर्स ही, जिनका लेवल अच्छा हो, अंदर जाने का दम रख सकते हैं। 90% चांस था कि आइस एंड फायर वेल इसी के अंदर है। जूनियर भाई, आगे तो बहुत खतरनाक जहरीली धुंध है। बीबी डोंग ने भौहें सिकाड़ते हुए कहा, हमें रास्ता बदल लेना चाहिए, ये जगह बहुत डेंजरस है। इस गैस की एक बूंद भी लग गई तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और इस धुंध में कुछ दिख भी नहीं रहा। क्या पता अंदर कोई बहुत पावरफुल जानवर बैठा हो। सूमो ने धीरे से सिर हिलाया। उनके अभी के लेवल के हिसाब से बिना सोचे समझे अंदर जाना सच में सुसाइड करने जैसा था, पर उनके पीछे एक बैकअप था, ग्रैंडपा जुआंग ई। सूमो ने अचानक धीमी आवाज में पुकारा। उसके बोलते ही एक साया चुपचाप उनके पास आकर खड़ा हो गया। जुआंग ई डौलुओ हाथ पीछे बांधे खड़े थे। उनकी नजर उस जहरीली धुंध पर टिकी थी और भौहें थोड़ी उठी हुई थीं। सुमो, तुम अंदर जाना चाहते हो? हाँ, सुमो ने सिर हिलाया। मुझे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि इस धुंध के पीछे कुछ बहुत स्पेशल है। ग्रैंडपा जुआंग ई, क्या आप हमें अंदर ले जा सकते हैं? जुआंग ई डौलुओ ने कुछ पल सोचा, धुंध को स्कैन किया और फिर सिर हिला दिया। ये गैस वाकई खतरनाक थी, पर उन्होंने एक हल्की सी प्राउड स्माइल के साथ कहा, मेरे सामने इसकी कोई औकात नहीं है। 98 लेवल के सुपर डाउलुओ के लिए भले ही वो जहर वाले मास्टर न हो, पर अपनी तगड़ी सोल पावर के दम पर ऐसी धुंध को पास फटकने भी नहीं दे सकते थे। चलो मेरे पीछे पीछे आओ। जुआंग ई डोलुओ ने अपना बड़ा हाथ हवा में लहराया और एक जबरदस्त सोल पावर बाहर निकली। उसने एक शील्ड का रूप लिया जिसने सूमो और बीबी डोंग को चारों तरफ से कवर कर लिया। तीनों ने धुंध में कदम रखा। जहरीली गैस उनकी तरफ लपकी, पर जैसे ही वो उस सोल शील्ड से टकराई, चुपचाप दूर हट गई। वो उनके करीब तक नहीं आ पा रही थी। धुंध के अंदर विजिबिलिटी बहुत खराब थी, पर आगे ग्रैंडपा रास्ता दिखा रहे थे, इसलिए तीनों बिना किसी रुकावट के लगातार आगे बढ़ते रहे। 15 मिनट बाद आगे की धुंध आखिरकार हल्की होने लगी। जहरीली गैस की आखिरी लेयर को पार करते ही सामने एक पहाड़ था। तीनों जल्दी ही चोटी पर पहुंच गए। यहाँ से नीचे एक बहुत गहरी खाई दिख रही थी। सूमो चोटी पर खड़ा था और उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। खाई के नीचे से हल्की हल्की सल्फर की महक आ रही थी जो थोड़ी तीखी थी। सूमो की आंखें चमक उठीं। शायद आइस एंड फायर वेल सच में मिल गया था। ग्रैंडपा जुआंग ई, चलिए नीचे चलकर देखते हैं। ठीक है। ग्रैंडपा ने हामी भरी और सबसे पहले नीचे की तरफ उड़ गए। चले सीनियर सिस्टर। सूमो ने मुड़कर बीबी डोंग को देखा। उसकी पीठ पर वो काले पंख फिर से खुल गए। उसने झुककर उसे अपनी बाहों में उठाया, पंख फड़फड़ाए और खाई में छलांग लगा दी। बीबी डोंग ने दोनों हाथ उसकी गर्दन के चारों तरफ लपेट लिए और अपना चेहरा उसके सीने से सटा दिया। वो उसकी मजबूत और शांत धड़कनों को महसूस कर रही थी, जिससे उसके गालों पर हल्की सी लाली छा गई। कानों में हवा की सनसनाती आवाज थी और नीचे गहरी खाई, पर उसे सिर्फ और सिर्फ सेफ फील हो रहा था। कुछ देर बाद सूमो जमीन पर उतरा, अपने पंख समेटे और उसे धीरे से नीचे उतारा। सूमो ने बीबी डोंग के चेहरे के हाव भाव पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सामने के नजारे ने उसका पूरा ध्यान खींच लिया था। सामने एक खौफनाक और खूबसूरत गर्म पानी का झरना था, जिसका साइज ज्यादा बड़ा नहीं था। पानी की सतह एक अदृश्य लाइन से 2 हिस्सों में बंटी हुई थी। एक तरफ का पानी दूध जैसा सफेद और गाढ़ा था, तो दूसरी तरफ का पानी सिंदूर जैसा सुर्ख लाल था। दोनों एक दूसरे से जुड़े थे, पर फिर भी बिल्कुल अलग थे। उस झरने के चारों तरफ कई तरह के अनोखे और जादुई पेड़ पौधे और फूल उगे हुए थे। सूमो का दिल खुशी से झूम उठा। आखिरकार आइस एंड फायर वेल मिल ही गया। ये जगह कितनी खूबसूरत है ना। बीबी डोंग सामने के उस सपने जैसे नजारे को देखकर पूरी तरह खो गई। सीनियर सिस्टर, जरा उन पेड़ पौधों को ध्यान से देखो। बीबी डोंग थोड़ा हैरान हुई, फिर उसने गौर से देखना शुरू किया। वो इमॉर्टल ट्यूलिप है और वो 8 पेटल ऑर्किड, फीनिक्स सनफ्लावर, नासिरसास जैस्मीन। भाई साहब, यहाँ तो इतने सारे जादुई पौधे हैं। बीबी डोंग की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसके मुंह से चीख निकल गई। सूमो के साथ बैठकर जादुई पौधों की पूरी बुक पढ़ने की वजह से वो इन्हें अच्छे से पहचानती थी। वो पहले इन्हें सिर्फ कहानियों की चीज समझती थी, पर आज वो सब सच में उसके सामने थे, और वो भी इतनी भारी तादाद में। एक सरसरी नजर डालने पर ही कम से कम 10 से ज्यादा पौधे साफ दिख रहे थे। ये जादुई पौधे क्या होते हैं? ग्रैंडपा जुआंग ई ने थोड़ी भौहें सिकाड़ते हुए उन अजीब फूलों को देखा। स्पिरिट हॉल के सेकंड एल्डर होने के नाते उन्होंने दुनिया भर के खजाने देखे थे, पर ऐसे जादुई पौधों के बारे में उन्होंने कभी सुना तक नहीं था। सुमो ने एक्सप्लेन करते हुए कहा, मैंने कुछ समय पहले बिशप यू गुआन से एक बुक ली थी जिसमें इन दिव्य पौधों के बारे में लिखा था। कहते हैं कि इन्हें खाने से शरीर का बेस मजबूत होता है, नसें साफ होती हैं, ट्रेनिंग का टैलेंट बढ़ता है और सोल पावर भी कई गुना बूस्ट हो जाती है। क्या सच में ऐसा होता है? ग्रैंडपा के चेहरे पर हैरानी साफ थी। ट्रेनिंग का टैलेंट तो गॉड गिफ्टेड होता है, उसे बाद में बदलना नामुमकिन के बराबर है। अगर सच में ऐसी कोई चीज है तो ये तो सीधे किस्मत बदल देने वाला चमत्कार हुआ।
सुमो ने सिर हिलाया। बुक में तो यही लिखा था और वो उनकी खानदानी बुक थी, तो बात सच ही होगी। तो फिर देर किस बात की, चलो पास चलकर देखते हैं। ग्रैंडपा ने अभी आधा कदम ही बढ़ाया था कि वो अचानक ठिठक गए। ग्रैंडपा जुआंग ई, क्या हुआ? सुमो भी रुक गया। रुको, कोई चीज आ रही है। ग्रैंडपा ने ऊपर की तरफ देखा। कुछ ही देर में पहाड़ की दीवार से एक बहुत बड़ा साया नीचे रेंगता हुआ दिखाई दिया। धीरे धीरे उसका शेप साफ होने लगा। वो एक पूरी तरह गहरे हरे रंग का विशाल सांप था। उसका चपटा त्रिकोणीय सिर ऊपर उठा हुआ था और उसकी जीभ लपलपा रही थी। उसकी ठंडी डरावनी आंखें ऊपर से तुम तीनों को घूर रही थीं। 10,000 साल पुराना मेडुसा! सुमो ने भौहें सिकाड़ी। मेडुसा सांपों की प्रजाति का राजा माना जाता है, जिसके पास किसी को भी पत्थर बना देने की खतरनाक पावर होती है। इस तरह का जहर वाला जानवर इस जहरीली धुंध में रह सकता है, इसलिए उसका यहाँ होना कोई अजीब बात नहीं थी। शायद ये जगह उसकी ट्रेनिंग में मदद करती थी, इसलिए उसने इसे अपना इलाका बना लिया था। पहले वो यहाँ नहीं था, शायद शिकार पर गया होगा। सुमो को अचानक दुगुबो के पास मौजूद मेडुसा स्कल बोन की याद आई। कहीं ये वही सांप तो नहीं जिससे वो बोन मिली थी? पहले मैं इसे निपटाता हूँ, ग्रैंडपा जुआंगी ने एकदम शांत आवाज में कहा। उनके लिए 10,000 साल का जानवर एक बड़ी चींटी से ज्यादा कुछ नहीं था। एक तेज सुनहरी रोशनी चमकी और उनके पीछे गोल्डन क्रोकोडाइल किंग का साया दिखाई देने लगा। उनके पैरों के नीचे से 9 सोल रिंग्स ऊपर उठीं और जैसे ही वो खून जैसी लाल 1,00,000 साल पुरानी सोल रिंग सामने आई, उस मेडुसा की आंखें डर से सिकुड़ गईं। उसका वो तान कर खड़ा किया हुआ शरीर तुरंत ढीला पड़ गया और उसने बिना 1 सेकंड गंवाए मुड़कर पहाड़ पर भागने की कोशिश की। उसकी स्पीड बहुत फास्ट थी। 10,000 साल पुराने जानवर के पास अच्छी खासी अक्ल होती है। उसे समझ आ गया था कि ग्रैंडपा जुआंग ई के अंदर से जो पावर निकल रही है वो मौत का दूसरा नाम है। लेकिन ग्रैंडपा जुआंग ई की स्पीड उससे भी कहीं ज्यादा तेज थी। पलक झपकते ही वो मेडुसा के ठीक पीछे पहुंच गए। उन्होंने अपनी किसी सोल स्किल का यूज तक नहीं किया, बस अपना हाथ आगे बढ़ाया और सांप की पूंछ को दबोच लिया। अब मेडुसा चाहे जितना छटपटाए, वो 1 इंच भी हिल नहीं पा रहा था। मेडुसा ने एक तीखी चीख मारी, अपना शरीर जोर से घुमाया और अपनी हरी डरावनी आंखों से ग्रैंडपा को घूरने लगा। उसकी आंखों के अंदर एक अजीब सी रोशनी चमकने लगी। ये उसका सबसे खतरनाक अटैक था, मेडुसा का घूरना। इसी पावर के दम पर उसने न जाने कितनी बार बड़ी बड़ी मुसीबतों को टाला था और पावरफुल दुश्मनों को पत्थर की मूरत बना दिया था। पर बदकिस्मती से इस बार उसका सामना 98 लेवल के ग्रैंडपा जुआंग ई से था। ग्रैंडपा ने उस पत्थर बना देने वाली रोशनी को सीधा अपने ऊपर आने दिया, पर उनकी पलक तक नहीं झपकी। उसने अपनी पलक तक नहीं झपकाई। 98 लेवल की सोल पावर की शील्ड सामने थी, तो उस मामूली 10,000 साल पुराने मेडुसा की पत्थर बनाने वाली स्किल उसके आगे ऐसी थी जैसे हाथी के आगे चींटी। उसने सांप की पूंछ पकड़े हुए हाथ से एक जोरदार झटका दिया, जिससे मेडुसा हवा में किसी लंबे चाबुक की तरह लहरा गया। ग्रैंडपा जुआंग ई के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उन्होंने उसे फिर से हवा में घुमाया और पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। फिर दोबारा पटका। 2-3 बार में ही मेडुसा की पूरी हेकड़ी निकल गई। वो हिलने लायक भी नहीं बचा और उन्होंने उसे लावारिस की तरह खाई के नीचे फेंक दिया। ग्रैंडपा जुआंग ई आसमान से सीधे नीचे उतरे और अपना पैर सीधा सांप की गर्दन पर दे मारा। मेडुसा ने मरने से पहले अपनी आखिरी चीख मारी और वहीं उसका काम तमाम हो गया। कुछ ही पलों में एक काले रंग का सोल रिंग धीरे धीरे हवा में बनने लगा और बीच में तैरने लगा। तुम आगे बढ़े। तुमने अपनी असुरा डेमन सोर्ड की वुहुआन मार्शल सोल निकाली और एक ही झटके में मेडुसा का वो विशाल सिर धड़ से अलग कर दिया। तुरंत ही वहां एक हरी रोशनी चमक उठी। तुम्हारा दिल खुशी से झूम उठा। सोचा नहीं था कि सच में खजाना निकल आएगा, और वो भी एक स्कल बोन सिर की सोल बोन। पर तुम्हारा इसे अब्सॉर्ब करने का कोई मूड नहीं था, क्योंकि इसकी उम्र बहुत कम थी और ये तुम्हारी वुहुआन से मैच भी नहीं करती थी। इस कॉन्टिनेंट पर 1,00,000 साल पुराने जानवर भरे पड़े हैं, तो 1,00,000 साल वाली सोल बोन का पूरा सेट बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी। कमाल है, सिर की सोल बोन निकल आई। ग्रैंडपा जुआंग ई के चेहरे पर भी थोड़ी हैरानी थी। पर ये जहर वाली स्कल बोन तुम्हारे काम की नहीं है। हाँ, डोंगेर बिटिया के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। बीबी डोंग भी पूरी तरह शौक में थी। उसकी सुंदर आंखें फटी की फटी रह गईं। कल ही 1,000 साल की सोल बोन मिली थी और आज 10,000 साल की मिल गई। सोल बोन मिलना अब क्या इतना हलवा हो गया है? सीनियर सिस्टर, ये सोल बोन तुम रख लो, पर अभी इसे अब्सॉर्ब मत करना। क्या पता आगे चलकर इससे भी बेहतर कुछ मिल जाए। एक बार इसे यूज कर लिया तो ये जगह ब्लॉक हो जाएगी। तुम अच्छे से जानते थे कि बीबी डोंग फ्यूचर में किस लेवल पर पहुंचने वाली है। 10,000 साल के मेडुसा का ये सिर आम सोल मास्टर्स के लिए भले ही भगवान का वरदान हो, पर उसके लिए ये बहुत छोटी चीज थी। ठीक है, जैसा तुम कहो। बीबी डोंग ने सोल बोन ली और उसे अपने सोल गाइड स्टोरेज डिवाइस में रख लिया। हालांकि सोल बोन बहुत अट्रैक्टिव थी, पर उसे तुम पर पूरा भरोसा था। ये छोटा सा सीन खत्म हुआ। वहीं पास में एक बेल गोल गोल घूमती हुई ऊपर की तरफ बढ़ रही थी, जिस पर पूरे सोने के रंग का एक मुक्के के साइज का फल लटका हुआ था। ग्रैंडपा जुआंग ई, मुझे आपके लिए एक परफेक्ट चीज मिली है, मैं तोड़ कर लाता हूँ। तुम तेजी से आगे बढ़े, नीचे झुके, फल को तोड़ा
और सीधा ग्रैंडपा जुआंगी के सामने बढ़ा दिया। ये अर्थ ड्रैगन GOLD मेलन है। बुक्स के मुताबिक ये मिट्टी के एट्रीब्यूट वाला सबसे टॉप लेवल का जादुई पौधा है, जिसमें अर्थ ड्रैगन की पावर का एक अंश है। ये आपकी वुहुआन के लिए बिल्कुल बेस्ट है। शायद ये आपको उस अल्टीमेट लेवल 99 का रास्ता दिखा दे। ग्रैंडपा जुआंग ई की वुहुआन गोल्डन एलिगेटर प्रजाति का राजा थी, जिसमें ड्रैगन के खून का थोड़ा असर था। उन्हें ये अर्थ ड्रैगन GOLD मेलन देना सबसे सही डिसीजन था। भले ही ये उन्हें तुरंत 99 लेवल पर न पहुंचाए, पर ये उनकी लिमिट को काफी बढ़ा देगा और उनके अल्टीमेट लेवल पर पहुंचने का रास्ता एकदम साफ कर देगा। अर्थ ड्रैगन GOLD मेलन। ग्रैंडपा जुआंग ई की आंखें एकदम से सिकुड़ गईं और एक पल के लिए उनके हाथ हल्के से कांप उठे। उनकी उन बूढ़ी आंखों में बरसों बाद एक हलचल दिखाई दी। उन्होंने हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। जैसे ही उनकी उंगलियों ने उस GOLD मेलन को छुआ, उनके अंदर की गोल्डन एलिगेटर किंग वुहुआन में एक तगड़ी तड़प पैदा हो गई, जैसे वो उसे अभी के अभी खा जाना चाहती हो। वो तड़प इतनी तेज थी कि उनका पूरा शरीर अपने आप हल्का सा कांपने लगा। वो अपने हाथ में रखे उस GOLD मेलन को एकटक देखते रह गए। उनका दिमाग हिल चुका था। वो साफ महसूस कर पा रहे थे कि इस फल के अंदर जो एनर्जी है, वो उनके अंदर की वुहुआन के साथ एक गजब का कनेक्शन बना रही है। अगर वो इसे पचा लें तो शायद वो सच में उस सपनों के अल्टीमेट लेवल का दीदार कर सकते हैं। तुम आगे बढ़े ग्रैंडपा जुआंगी, आप इसे अभी अब्सॉर्ब कर लीजिए, बस सीधे खाकर इसे पचाना शुरू कर दीजिए। ग्रैंडपा जुआंग ई ने एक गहरी सांस ली और अपने अंदर मचे उस तूफान को थोड़ा शांत किया। थैंक्स छोटे, आगे अगर कभी भी इस बूढ़े की जरूरत पड़े तो बिना झिझक बोल देना। बात खत्म करते ही वो GOLD मेलन लेकर दूर एक खाली जगह पर चले गए। वहां पालथी मारकर बैठ गए और एक ही बार में उसे गटक गए। जूनियर भाई जल्दी आओ, हम बाकी जादुई पौधे भी देखते हैं। बीबी डोंग ने तुम्हारा हाथ खींचा। उसका लहंगा हवा में लहरा रहा था और वो बेहद एक्साइटेड होकर बाकी पौधों की तरफ भागी। सीनियर सिस्टर जरा धीरे भागो। तुम उसके पीछे खींचते हुए जा रहे थे और बिना बात मुस्कुरा रहे थे। दोनों उस जादुई बगीचे के बीच से गुजर रहे थे, जहां रंग बिरंगे और चमकते हुए अनोखे पौधे आंखें चौंधिया रहे थे। तभी अचानक बीबी डोंग के कदम रुक गए। उसकी नजर एक पौधे पर जाकर टिक गई। वो देखने में एक बेहद सिंपल सा सफेद फूल था, जिसकी पत्तियां हाथ की हथेली जितनी बड़ी थीं। उसकी शेप बिल्कुल मखमली फूल जैसी थी, पर उसके आसपास एक भी पत्ती नहीं थी। उस सफेद फूल के ऊपर खून की कुछ लाल लकीरें बनी हुई थीं, जो देखने में काफी अजीब और मिस्टीरियस लग रही थीं। उसकी जड़ के नीचे एक कोयले जैसी काली चट्टान जुड़ी हुई थी, जिसे ब्लैक रॉक कहते हैं। ये पौधा कोई और नहीं बल्कि फूलों का राजा इयरनिंग एशर्ट BRA किंग RAD था। बीबी डोंग उस फूल की पत्तियों पर बनी खून की लकीरों को देखती रही। उसे तुम्हारी सुनाई वो कहानी याद आ गई और उसका दिल जैसे अंदर से बुरी तरह बैठ गया। दो लोग जो एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, उन्हें बेरहमी से अलग कर दिया गया और वो मरते दम तक साथ नहीं आ पाए। प्यार में कुछ न मिलने की ये बेबसी सच में सबसे ज्यादा दर्दनाक होती है। तुमने उसे उस फूल को एकटक निहारते देखा तो धीमी आवाज में याद दिलाया, सीनियर सिस्टर, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये इयरनिंग एसर्ट BRA किंग RAD कोई मामूली चीज नहीं है। इसे तोड़ते वक्त तुम्हारे दिमाग में सिर्फ अपने सच्चे प्यार का ख्याल होना चाहिए और तुम्हें अपने दिल का खून इस फूल की पत्तियों पर थूकना होगा। अगर मन में थोड़ा सा भी भटकाव हुआ तो चाहे तुम खून थूक थूक कर क्यों न मर जाओ, ये फूल अपनी जगह से टस से मस नहीं होगा। बीबी डोंग ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस धीरे से तुम्हारा हाथ छोड़ दिया। वो उस फूल के पास गई, नीचे झुके और उस ब्लैक रॉक को हाथ में उठा लिया। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी सोल पावर को एक्टिव किया, अपने खून के फ्लो को बढ़ाया और एक गहरा लाल खून सीधा उस फूल की पत्तियों पर थूक दिया। उसी पल उसके दिमाग में पुरानी यादें किसी बाढ़ की तरह उमड़ पड़ी। बचपन में जब वो अनाथ आश्रम में थी, तब उसने खुद आगे बढ़कर तुम जैसे सबसे अलग लड़के से दोस्ती की थी। तुम बहुत कुछ जानते थे। कभी कभी उसे ऐसी कहानियां सुनाते थे जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। धीरे धीरे वो अपने दिल के उस अकेलेपन से बाहर आ गई और तुम दोनों एक दूसरे के इकलौते सच्चे दोस्त बन गए। तुम उसकी जिंदगी में एक ऐसी रोशनी की तरह आए जिसने उसके बचपन के उस अंधेरे को हमेशा के लिए मिटा दिया। जब वो 6 साल की हुई तो तुम दोनों को एक साथ उनके गुरु कियान शुनजी ने अपना चेला बना लिया। शुरुआत में जब वो थ्योरी पढ़ती थी तो उसे हमेशा नींद आ जाती थी, पर तुम चुपचाप उसके लिए सारे इंपॉर्टेंट नोट्स तैयार कर देते थे। दिन बीतते गए, तुम दोनों साथ में किताबें पढ़ते, ट्रेनिंग करते, मार्केट्स में घूमते, दिए जलाते और स्पिरिट माउंटेन की चोटी पर बैठकर सनसेट और सनराइज देखते। स्पिरिट हॉल में टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं थी, पर वो तुम्हें दुनिया का सबसे चमकता हुआ सितारा मानती थी। चाहे ट्रेनिंग हो या थ्योरी, तुम्हारा मुकाबला करने वाला दूर दूर तक कोई नहीं था। और अभी कुछ ही समय पहले जब कुछ लोग उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे थे तो तुम बिना सोचे समझे उसके आगे ढाल बनकर खड़े हो गए थे। वो पीठ भले ही बहुत चौड़ी नहीं थी, पर उसने उसे जिंदगी में सबसे ज्यादा सेफ फील कराया था। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, वो धीरे धीरे समझने लगी कि प्यार क्या होता है, और तुम ही वो इंसान थे जिससे वो बेइंतहा प्यार करती थी, जो उसके पूरे दिल पर राज कर चुका था। ठीक उसी समय
उस ब्लैक रॉक के ऊपर रखा वो ईयरनिंग एशियर्ट BRAD हल्का सा कांपने लगा। अगले ही पल वो चुपचाप अपनी जगह से अलग हुआ और सीधे बीबी डोंग के सामने हवा में तैरने लगा। बीबी डोंग अपनी यादों से बाहर आई। उसने दोनों हाथों में उस फूल को थामा और तुम्हारी तरफ मुड़कर एक प्यारी सी स्माइल दी। जूनियर भाई, देखो, मैं कामयाब हो गई। तुम लगातार उसे ही देख रहे थे, हालांकि तुम्हारे दिल में ये अंदाजा पहले से था, पर इस वक्त अपनी आंखों के सामने ये सब देखकर तुम्हारे दिल में एक गजब की गर्माहट आ गई। चलो, पिछले कुछ सालों की तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं गई। आखिरकार तुमने इस बंदी का दिल पूरी तरह से जीत ही लिया था। तुम आगे बढ़े, तुमने हाथ उठाकर बड़े प्यार से उसके होठों के कोने पर लगे खून के निशान को साफ किया। जब तुम्हारी उंगलियां उसके नरम होठों से छुईं तो तुम्हारा एक्शन बहुत ही जेंटल था। फिर तुम्हारी आंखों में एक शरारती चमक आई। तुम उसके थोड़े पास आए और दबी आवाज में मजे लेते हुए बोले, सीनियर सिस्टर, जरा बताना तो सही, अभी तुम्हारे दिल में कौन चल रहा था जिसने इस ईयरनिंग एशियर्ट BRAD को भी अपना मुरीद बना दिया? बीबी डोंग का चेहरा जो अभी तक खुश था अचानक टमाटर की तरह लाल हो गया। उसने अपनी सुंदर आंखों से तुम्हें घूरा, पर उस घूरने में कोई डर नहीं था, बल्कि वो एक प्योर नखरा लग रहा था। अगर तुमने दोबारा ऐसी फालतू बातें की तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। उसने मुड़ने का नाटक किया, पर तुमने हंसते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। अच्छा बाबा, ठीक है, अब मजे नहीं ले रहा, जल्दी से इसे अब्सॉर्ब करके पचा लो। बीबी डोंग ने अपने हाथ में रखे फूल को देखा, थोड़ा झिझकी और अपनी उंगलियों से उसकी पत्तियों को सहलाते हुए बोली, पर मेरा मन नहीं कर रहा इसे खत्म करने का। ये फूल सिर्फ एक जादुई पौधा नहीं था, बल्कि उसके दिल की इस सच्ची फीलिंग का एक जीता जागता गवाह था। ये सुनकर तुमने मन ही मन एक ठंडी सांस ली। कसम से, कतई आशिकों वाला कॉन्टिनेंट है। जब भी फीलिंग्स की बात आती है, सबके सब कतई सेंटी हो जाते हैं। सीनियर सिस्टर, मैं तुम्हारे दिल की बात अच्छे से समझता हूँ, पर इसे खाकर इसे अपनी ताकत बनाना ही इस पौधे की असली वैल्यू होगी। तुम हमेशा से मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहती थी ना? इस फूल को खाने के बाद तुम्हारी सोल पावर कम से कम 10 लेवल बढ़ जाएगी और तुम्हारी ट्रेनिंग की स्पीड भी बहुत फास्ट हो जाएगी। इस तरह हमारे बीच का फासला बहुत कम हो जाएगा। बीबी डोंग का चेहरा धीरे धीरे सीरियस और पक्का हो गया। हाँ, उसे तुम्हारे साथ चलना था, तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना था, न कि हमेशा तुम्हारी पीठ के पीछे छुपना था। ठीक है, मैं इसे अभी पचाना शुरू करती हूँ। बीबी डोंग ने पूरे कॉन्फिडेंस से सिर हिलाया। तुमने भी सिर हिलाया। जाओ, मैं यहीं बाहर खड़े होकर तुम्हारा ध्यान रखूंगा। बीबी डोंग वो फूल लेकर पास की एक खाली जगह पर गई और पालथी मारकर बैठ गई। उसने इससे जुड़ी डिटेल्स पढ़ रखी थीं, इसलिए उसे पता था कि इसे कैसे खाना है। उसने तुरंत उसे खाया और अपनी ध्यान मुद्रा में चली गई। तुम चुपचाप एक साइड में खड़े होकर पहरा देने लगे। तुमने बाकी पौधों को छूने की कोई जल्दी नहीं दिखाई। वैसे भी तुम्हारे पास अभी जिंदा चीजों को स्टोर करने वाला कोई सोल गाइड नहीं था, तो कोई जल्दबाजी नहीं थी। वक्त बीतता गया। देखते ही देखते रात काफी गहरी हो गई। ठीक उसी समय जब बीबी डोंग के आसपास की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी, दूसरी साइड से अचानक एक बेहद खतरनाक सोल पावर का धमाका हुआ। वहां ग्रैंडपा जुआंग ई के पूरे शरीर से एक तेज सुनहरी रोशनी निकल रही थी और उनका टशन देखने लायक था। हा, मजा आ गया। बहुत जल्द ये बूढ़ा उस अल्टीमेट लेवल पर कदम रख देगा। इस वक्त वो उस अल्टीमेट डोलुओं के लेवल से बस एक कदम दूर थे। वो सीधे 99 लेवल पर तो नहीं पहुंचे, पर वो 98 लेवल के बिल्कुल पीक पर आ चुके थे, जो कि ओरिजिनल कहानी में उनका लास्ट पॉइंट था। 95 लेवल से ऊपर के सुपर डोलुओं के लिए हर एक सिंगल लेवल बढ़ाना पहले से डबल मुश्किल होता जाता है, इसलिए 99 लेवल को पार करना इतना आसान नहीं होता। पर अब ग्रैंडपा जुआंग ई को उस GOLD मेलन की पावर मिल चुकी थी, तो 99 लेवल पर पहुंचना बस कुछ ही समय की बात थी। तुम तुरंत आगे बढ़े। बधाई हो ग्रैंडपा जुआंग ई, आपकी पावर तो कतई नेक्स्ट लेवल हो गई है। ग्रैंडपा के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। ये सब तेरी वजह से हुआ है छोटे। अगर तूने अंदर आकर चेक करने का आइडिया नहीं दिया होता और ये खजाने वाली जगह नहीं ढूंढ निकाली होती, तो शायद ये बूढ़ा पूरी जिंदगी उस अल्टीमेट लेवल का चेहरा तक नहीं देख पाता। ग्रैंडपा, आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। तुमने हंसते हुए सिर हिलाया। अगर आप साथ नहीं होते तो इस खतरनाक जहरीली धुंध वाली जगह में घुसना तो दूर, हम इसके गेट पर ही अंदर बैठे उन 10,000 साल पुराने जानवरों के हाथों टुकड़े टुकड़े हो जाते। चल बे शाणे, ज्यादा मक्खन मत लगा। ग्रैंडपा ने हंसते हुए हाथ हिलाया। मैं जरा बाहर जाकर डिनर के लिए कुछ जानवर पकड़ लाता हूँ। 1 घंटे बाद उस आइस एंड फायर वेल के पास आग की लपटें हिल रही थीं। तुम और ग्रैंडपा जुआंग ई एक दूसरे के सामने बैठे थे। दोनों के हाथों में नुकीली लकड़ियां थीं, जिन पर कुछ खरगोश भुने जा रहे थे। खरगोश की स्किन एकदम सुनहरी और क्रिस्पी हो चुकी थी और कमाल की खुशबू आ रही थी। अब सवाल ये कि फिर से खरगोश ही क्यों? हंटिंग फॉरेस्ट में खरगोश सबसे नीचे आते हैं और इनकी तादाद बहुत तेजी से बढ़ती है। ये बड़े जानवरों का रोज का खाना होते हैं। बड़े जानवर बेशक कीमती होते हैं, पर उन्हें एक बार मार दो तो वो कम हो जाते हैं। खरगोश बहुत ज्यादा होते हैं और उनका मांस बहुत सॉफ्ट और टेस्टी होता है, इसलिए जंगल में सरवाइव करने के लिए ये बेस्ट चॉइस हैं। तुम बड़े प्रोफेशनल तरीके से उस भुने खरगोश को पलट रहे थे और तुमने उस पर थोड़ा मसाला छिड़का। ग्रैंडपा, कल से मैं इन जादुई पौधों को पचाना शुरू करूंगा। इस प्रोसेस में काफी लंबा टाइम लग सकता है, तो आपको थोड़ा कष्ट करके एक बार टिएंडो सिटी जाना होगा और गुरुजी को इन्फॉर्म करके यहाँ पहरे के लिए कुछ लोग बुलाने होंगे।
बेहतर होगा अगर आप बिशप यू गुआन को साथ ले आएं। पूरे स्पिरिट हॉल में उनसे बेहतर पौधों की देखरेख कोई नहीं समझता। उनका यहाँ रहना सबसे बेस्ट होगा। नो प्रॉब्लम। ग्रैंडपा ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में एक सीरियस लुक था। खुद उस पौधे की पावर को फील करने के बाद वो अच्छे से जानते थे कि ये जगह कितनी इंपॉर्टेंट है। जहां इतने सारे चमत्कारी पौधे उग सकते हैं, वो जगह पूरे कॉन्टिनेंट का नक्शा बदलने का दम रखती है। चूंकि यू गुआन के पास उनकी खानदानी बुक थी, तो वो इसे संभालना भी अच्छे से जानते होंगे। अगर यहाँ बीज छोड़कर उनकी अच्छे से केयर की जाए तो स्पिरिट हॉल फ्यूचर में लगातार एक से बढ़कर एक टैलेंटेड मास्टर्स तैयार कर सकता है। जब तुम दोनों आपस में बात कर रहे थे, तभी दूर बैठी बीबी डोंग के शरीर से निकलने वाली सारी रोशनी उसके अंदर समा गई। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी पावर पहले से कई गुना ज्यादा स्ट्रांग लग रही थी। साफ था कि उसने ईयरनिंग एच ईयर्ड बीआरएकिंग आरडी को पूरी तरह से पचा लिया था। सीनियर सिस्टर, जल्दी आओ, कुछ खा लो। तुमने हंसते हुए उसे हाथ से इशारा किया। आई। बीबी डोंग ने एक धीमी आवाज दी। पहले ग्रैंडपा जुआंग ई को इज्जत से झुककर ग्रीट किया और फिर सीधे तुम्हारे बगल में आकर बैठ गई। तुमने उसे एक भुना हुआ खरगोश दिया। कैसा फील हो रहा है? बीबी डोंग ने खरगोश लिया। उसकी आंखों में एक अलग ही खुशी थी। मैं सीधे 30 लेवल पार कर चुकी हूँ, पर एग्जैक्ट कितना है अभी नहीं पता। डोंगेर बिटिया, जब तुम अपने अगले लेवल के बॉर्डर पर पहुंच ही गई हो, तो कल मैं खुद तुम्हें तुम्हारा तीसरा सोल रिंग दिलाने ले जाऊंगा। ग्रैंडपा जुआंगी ने एक जोरदार हंसी के साथ कहा। थैंक यू ग्रैंडपा। फिर वो तुरंत तुम्हारी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा क्यूरियोसिटी से भरा था। वैसे जूनियर भाई, तुम कौन सा पौधा पचाने वाले हो? तुमने हाथ उठाकर दूर उस 2 रंगों वाले झरने के सेंटर की तरफ इशारा किया। अष्टकोणीय बर्फ का पौधा और नरक की आग वाली घास। मुझे इसमें बहुत लंबा टाइम लग सकता है, कम से कम कुछ महीने। चाहे जितना भी टाइम लगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। तुम्हारा दिल उसकी बात सुनकर भर आया। तुमने हाथ बढ़ाकर उसके बालों को हल्के से सहलाया। ठीक है, अगले दिन सुबह, अब से आगे चाहे जो भी हो, बिल्कुल डरना मत और पास आने की गलती तो बिल्कुल मत करना। तुमने बीबी डोंग को बड़े सीरियस होकर समझाया। जूनियर भाई, तुम प्लीज अपना पूरा ख्याल रखना। बीबी डोंग की आंखों में सिर्फ चिंता थी। तुमने सिर हिलाया और सीधे उस आइस एंड फायर झरने की तरफ कदम बढ़ा दिए। इससे पहले तक वो लोग एक सेफ जोन में थे, पर अब जब वो सच में उस झरने के दायरे में आ चुका था, तब उसे उस जगह के असली खौफ का एहसास हुआ। एक तरफ की ठंड इतनी जानलेवा थी कि जैसे आत्मा तक को बर्फ बना देगी, और दूसरी तरफ की गर्मी ऐसी थी कि जैसे सब कुछ जलाकर राख कर देगी। वो 2 बिल्कुल अपोजिट एनर्जीज उसके शरीर के अंदर बुरी तरह टकरा रही थी। तुमने झरने के किनारे उगे उन 2 पौधों को देखा। ये बात समझ लो कि कोई टाइटल डॉलुओ भी उन्हें सीधे छूने की हिम्मत नहीं कर सकता था। तुम्हारे पास टैंग सैन की तरह कोई जादुई दस्ताने नहीं थे। अगर तुमने सीधे हाथ से उन्हें तोड़ा, तो तुम उसी सेकंड या तो बर्फ का पुतला बन जाओगे या जलकर कोयला। तुम्हारी पीठ से वो काले पंख अचानक बाहर निकले और उनमें से 2 धारदार पंख बिजली की स्पीड से उन दोनों पौधों की तरफ लपके। इस तरीके से पौधे की थोड़ी सी पावर कम हो जाती, पर सेफ्टी के लिए ये छोटा सा नुकसान कोई बड़ी बात नहीं थी। जैसे ही उन पंखों ने पौधों के तने को काटा, एक पंख तुरंत चमकीली बर्फ में बदल गया जिसके आसपास धुंध उड़ रही थी, और दूसरा पंख लोहे की तरह सुर्ख लाल हो गया जिससे सफेद धुआं निकल रहा था और आसपास की हवा तक हिल गई थी। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो दोनों पौधे कितने खतरनाक थे। तुमने एक गहरी सांस ली, एक झटके में अपनी शर्ट उतारी और तुम्हारी मस्कुलर बॉडी सबके सामने थी। कपड़ों में भले ही पतले दिखते हों, पर शर्ट उतारते ही बढ़िया कटिंग वाले मसल्स साफ नजर आ रहे थे। पीछे खड़ी बीबी डोंग ने जैसे ही ये देखा, उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो गए। उसने घबराकर अपने दोनों हाथों से अपनी आंखें बंद कर लीं, पर फिर भी अपनी उंगलियों के बीच से चुपचाप चोरी छिपे ताकने लगी और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। हालांकि वो दोनों काफी समय से एक ही रूम में रहते आ रहे थे, पर वो हमेशा कपड़े पहनकर शालीनता से सोते थे। ये पहली बार था जब उसने ऐसा कोई सीन देखा था। तुम्हारी सोल पावर एक्टिव हुई। तुमने हवा में ही उन दोनों बिल्कुल अलग एट्रीब्यूट्स वाले पौधों को कंट्रोल किया, उन्हें जबरदस्ती एक दूसरे में मिक्स किया और एक ही बार में निगल गए। उसी पल एक असहनीय दर्द शुरू हो गया। तुम्हारे शरीर पर कभी सफेद बर्फ जम जाती, तो कभी वो आग की तरह खौफनाक गर्म हो जाता। वो ठंडा गर्म का टॉर्चर तुम्हारे शरीर के अंदर तबाही मचा रहा था और तुम्हारी बॉडी बिना कंट्रोल के बुरी तरह कांपने लगी। जूनियर भाई, बीबी डोंग ने हाथ हटाकर घबराते हुए आवाज लगाई। फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। तुमने अपने दांत भींचे। तुम्हारी आवाज उस दर्द की वजह से कांप रही थी। तुम्हारी पीठ के पंख जोर से फड़फड़ाए और तुमने सीधा उस झरने के पानी में छलांग लगा दी। पानी में गिरते ही तुम्हारे शरीर से लगातार लाल और नीली रोशनी बाहर निकलने लगी। वो दोनों ठंडी और गर्म एनर्जीज तुम्हारी नसों और हड्डियों को बुरी तरह साफ कर रही थीं। उसका हर एक शॉक एक तीखा दर्द दे रहा था, पर तुम्हारी फिजिकल बॉडी हद से ज्यादा स्ट्रांग थी, इसलिए आम लोगों के लिए जानलेवा होने वाला ये टॉर्चर तुम्हारे लिए अभी भी कंट्रोल में था। तुम बेहोश नहीं हुए। भले ही दर्द बहुत था, पर तुम्हारा दिमाग पूरी तरह एक्टिव था। तुम पानी से ऊपर आए, सिर्फ तुम्हारा सिर बाहर दिख रहा था और तुम्हारी आवाज कांप रही थी। ग्रैंडपा जुआंग ईस्वी, सीनियर सिस्टर, आप लोग जाकर अपना सोल रिंग ले आइए।
मेरी फिक्र मत कीजिए, इस पानी का एट्रीब्यूट बहुत खतरनाक है, कोई भी मास्टर या जानवर इसके पास आने की सोच भी नहीं सकता, मैं यहाँ बिल्कुल सेफ हूँ। इतना कहकर तुमने आगे कुछ नहीं बोला, अपनी आंखें बंद कर लीं और पूरी तरह से उस ध्यान मुद्रा में चले गए ताकि उन दोनों खतरनाक पौधों की पावर को पचा सको। ग्रैंडपा जुआंग ई ने अपनी मेंटल पावर से चेक किया और जब देखा कि तुम्हारी सांसें बिल्कुल नॉर्मल हैं तो उनके दिल का बोझ थोड़ा कम हुआ। अभी जो सीन हुआ था उसने तो उनके भी पसीने छुड़ा दिए थे। चलो डोंग एयर बिटिया। ग्रैंडपा जुआंग ई बीबी डोंग को लेकर वहां से निकल गए। शाम के वक्त ग्रैंडपा और बीबी डोंग वापस आ गए। सोल रिंग लेने में वैसे तो इतना टाइम नहीं लगता, पर ग्रैंडपा उसे साथ में टिएंडो सिटी भी ले गए थे ताकि वहां से पोप पैलेस को मैसेज भिजवाया जा सके। तुमने उनके आने को फील किया। तुम पानी से धीरे धीरे ऊपर उठे, पानी की बूंदें तुम्हारी बॉडी से नीचे गिर रही थीं। तुमने अपने स्टोरेज डिवाइस से नए कपड़े निकाले, पहने और उनकी तरफ बढ़े। ग्रैंडपा, तुमने आवाज दी और फिर बीबी डोंग की तरफ देखा। सीनियर सिस्टर, तुम्हारी तीसरी सोल स्किल क्या मिली? बीबी डोंग का चेहरा एक्साइटमेंट से भरा था। मेरा तीसरा सोल रिंग 3000 साल से पुराने ह्यूमन फेस्ड डेमन स्पाइडर का है और ये एक कंट्रोल टाइप स्किल है। मैंने इसका नाम डेथ वेब बाइंडिंग रखा है। वो थोड़ा रुकी और उसकी आंखों में एक चमक थी। जूनियर भाई, जरा गैस करो, मेरी सोल पावर अब कितने लेवल पर पहुंच गई है? 37 लेवल। तुमने उसका साथ देते हुए गैस किया। बीबी डोंग थोड़ा सा मुस्कुराई। अरे थोड़ा सा रह गया, मैं सीधे 38 लेवल पर पहुंच चुकी हूँ। इस दौरान स्पिरिट सिटी के उस बेहद सीरियस और खौफनाक पोप पैलेस के अंदर कियान शुंजी अपने पोप के सिंहासन पर बैठे थे। उनके बगल में 2 बड़े एल्डर्स खड़े थे, कियानजुन डोलुओ एंड जियांगमो डोलुओ। दोनों इस वक्त 95 लेवल के बिल्कुल पीक पर थे और 96 लेवल से बस एक कदम दूर थे। ठीक उसी समय पैलेस का वो भारी गेट धीरे से खुला और एक बुजुर्ग आदमी तेजी से अंदर आया। वो टिएंडो सिटी के स्पिरिट ब्रांच का प्लेटिनम बिशप था। वो काफी हड़बड़ी में था पर उसने ज्यादा आवाज नहीं की। पैलेस के सेंटर में पहुंचकर वो एक घुटने के बल बैठ गया और उसने दोनों हाथों से एक सीक्रेट लेटर ऊपर उठाया। उसका रवैया बेहद इज्जतदार था। पोप हुजूर, एक एल्डर का अर्जेंट सीक्रेट लेटर आया है। ये लेटर खुद ग्रैंडपा जुआंगी ने लिखा था। 2 दिन पहले ग्रैंडपा ने पोप का ऑर्डर दिखाकर टिएंडो सिटी की ब्रांच को ये काम सौंपा था। वो प्लेटिनम बिशप जरा भी ढील नहीं बरत सकता था, इसलिए वो खुद दिन रात एक करके सीधा स्पिरिट सिटी पहुंचा था। इस वक्त उसके कपड़े धूल से सने थे, बाल बिखरे हुए थे और वो काफी थका हुआ लग रहा था। कियान शुंजी की आंखें थोड़ी हिली। उन्होंने साइड में खड़े जियांगमो डोलुओ की तरफ देखा। जियांगमो समझ गया। वो आगे बढ़ा, उसने लेटर लिया और मुड़कर उन्हें सौंप दिया। कियान शुंजी ने लिफाफा खोला और तेजी से लाइनों पर नजर दौड़ाई। जैसे जैसे वो नीचे पढ़ते गए उनका चेहरा गंभीर होता गया। लेटर में किसी पौधे का नाम नहीं था और न ही कोई डिटेल थी। ग्रैंडपा जुआंगी ने बस इतना लिखा था कि एक बहुत बड़ी खोज हुई है। उसकी लोकेशन दी थी और डिमांड की थी कि कुछ टाइटल डोलुओ लेवल के मास्टर्स को भेजा जाए और खास तौर पर यह लिखा था कि युगुआन को साथ जरूर लाया जाए। कियान शुंजी की भौहें सिकुड़ गईं। जिस बात के लिए खुद ग्रैंडपा जुआंगी को लेटर लिखना पड़े और जिसकी टोन इतनी सीरियस हो, वो मामला मामूली नहीं हो सकता था। उन्होंने लेटर समेटा और उस बिशप से गंभीर आवाज में कहा, अच्छा काम किया, तुम अब जाकर आराम करो। जी हुजूर, मैं चलता हूँ। बिशप ने इज्जत से सिर झुकाया, पीछे हटा और फिर मुड़कर बाहर चला गया। गेट बंद होते ही पैलेस में फिर से सन्नाटा छा गया। कियान शुंजी ने वो लेटर जियांगमो डोलुओ की तरफ बढ़ाया। आप दोनों में से कौन वहां जाना पसंद करेगा? इस वक्त पूरे स्पिरिट हॉल में उनके पिता कियान दाओलियू और ग्रैंडपा जुआंग ई को छोड़कर बाकी जितने भी बड़े एल्डर्स थे वो सब 96 लेवल के टाइटल डोलुओ थे, पर वो दुनियादारी से दूर रहते थे। कियानजुन और जियांगमो की पावर उन बड़े एल्डर्स के बिल्कुल बराबर थी, तो इनमें से किसी एक का जाना काफी था। वैसे भी वहां ग्रैंडपा जुआंग ई पहले से मौजूद थे। एक बार वहां की असली सिचुएशन पता चल जाए तो अगर एक 95 लेवल का मास्टर कम पड़ा तो बाद में और लोग भेजने का टाइम रहेगा। जियांगमो ने लेटर लिया और कियानजुन के साथ मिलकर उसे पढ़ा। कुछ देर बाद जियांगमो ने सबसे पहले मुंह खोला, पोप हुजूर, मैं जाता हूँ। उसका नेचर वैसे भी कियानजुन से थोड़ा ज्यादा एक्टिव था। वो पोप पैलेस में बैठे बैठे बोर हो चुका था। अब बाहर जाने का चांस मिला था तो वो इसे छोड़ना नहीं चाहता था। कियान शुंजी ने सिर हिलाया और बाहर खड़े गार्ड्स को तेज आवाज में ऑर्डर दिया, सुनो, बिशप युगुआन को मैसेज भेजो कि वो स्पिरिट सिटी के सारे काम अभी छोड़ दें, अपना सामान पैक करें और कल सुबह ही जियांगमो एल्डर के साथ टिएंडो एम्पायर के लिए रवाना हो। गार्ड तुरंत युगुआन के ऑफिस पहुंचा जहां वो अपने काम निपटा रहे थे। ऑर्डर सुनते ही वो अपनी जगह पर जम गए। उनकी भौहें सिकुड़ गईं और चेहरे पर एक अजीब सा कंफ्यूजन आ गया। वो इस वक्त एक बड़ी पोस्ट पर थे और बहुत जल्द टाइटल डोलुओ बनकर बड़े एल्डर बनने वाले थे। पर ठीक इसी इंपॉर्टेंट टाइम पर पोप का एक अचानक ऑर्डर आता है और उन्हें टिएंडो एम्पायर भेज दिया जाता है, वो भी बिना कोई रीजन बताए। ये कोई ट्रांसफर था, कोई मिशन था या कुछ और? युगुआन ने अपना दिमाग बहुत दौड़ाया पर उन्हें कुछ समझ नहीं आया। वो पोप के ऑर्डर को मना नहीं कर सकते थे, इसलिए वो जल्दी से अपने घर पहुंचे और अपना सामान अपने स्टोरेज डिवाइस में पैक करने लगे। कहने को तो वो सामान था, पर उसमें सबसे ज्यादा वो पौधे थे जिन्हें उन्होंने सालों से बड़े प्यार से पाला था। वो सब उनकी जान थे। वो बड़े आराम से उन पौधों को गमलों में शिफ्ट कर रहे थे और फिर उन्हें डिवाइस में रख रहे थे। उनका वो स्टोरेज डिवाइस खानदानी था,
जिसमें जिंदा चीजें भी स्टोर की जा सकती थीं। जैसे ही वो झुककर एक गमला उठाने लगे, उनके पीछे से एक भारी और दबी हुई आवाज आई, ओए कलीराम, सुना है तू कहीं जा रहा है? यू गुआन मुड़े। उनके चेहरे पर अपने आप एक स्माइल आ गई। अरे, पर वो स्माइल तुरंत गायब हो गई और उन्होंने एक उदास सांस ली। मुझे खुद नहीं पता कि क्या हुआ है। पोप हुजूर ने अचानक ये ऑर्डर दे दिया, तुम बताओ। सब कुछ सही चल रहा था, फिर अचानक मुझे टिएंडो एम्पायर क्यों भेजा जा रहा है, वो भी बिना कोई वजह बताए? उस साये ने कुछ पल सोचा, शायद कोई बहुत बड़ा अलर्ट है जिसके लिए सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। यू गुआन थोड़ा हैरान हुए, फिर हंसते हुए बोले, सिर्फ मेरी जरूरत? स्पिरिट हॉल में इतने सारे टाइटल डोलुओ भरे पड़े हैं, ऐसा क्या काम होगा जो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ? उन्होंने उस गमले को संभाल कर रखा और उनकी टोन थोड़ी सी सीरियस हो गई। ओए भूतनाथ, मैं इस बार जा तो रहा हूँ, पर पता नहीं कब वापस आऊंगा। इसके बाद फिर तेरे साथ टाइम पास करने वाला कोई नहीं बचेगा। उस साये ने मजाक में कहा, चल बे, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। हालांकि वो भी यू गुआन को मिस करने वाला था, पर पोप के ऑर्डर के आगे किसी की नहीं चलती थी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और ऐसे ही फालतू की बातें करते रहे। देखते ही देखते रात हो गई और यू गुआन ने अपना सारा सामान समेट लिया। उन्होंने उस खाली पड़े आंगन को देखा और एक ठंडी सांस ली। इतने टाइम से यहाँ रह रहा था, सोचा नहीं था कि अचानक जाना पड़ेगा। वो साया गेट पर खड़ा था। कल किस टाइम निकलना है? बिल्कुल सुबह। उस साये ने सिर हिलाया, कुछ पल चुप रहा और फिर बोला, यू गुआन, अपना ख्याल रखना। यू गुआन थोड़ा सा मुस्कुराए, तू भी। अगली सुबह जब अभी धुंध छंटी भी नहीं थी, यू गुआन और जियांगमो डोलुओ अपने सफर पर निकल पड़े। गेट से बाहर निकलते वक्त यू गुआन बार बार मुड़कर गेट पर खड़े उस काले साये को देख रहे थे। 2 दिन बाद उस आइस एंड फायर झरने से थोड़ी दूरी पर एक नया लकड़ी का मकान बनकर तैयार खड़ा था। ये खुद ग्रैंडपा जुआंग ई ने बनाया था, क्योंकि तुम लोगों को यहाँ काफी लंबा टाइम बिताना था, तो रहने के लिए जगह जरूरी थी। मकान के सामने बीबी डोंग पालथी मारकर अपनी ट्रेनिंग कर रही थी और दूर उस झरने के पानी के अंदर तुम डूबे हुए थे। ठीक उसी समय अपनी ट्रेनिंग में बिजी ग्रैंडपा जुआंग ई ने अचानक अपनी आंखें खोली, उनकी बॉडी हिली और अगले ही पल वो अपनी जगह से गायब हो गए। कुछ ही देर बाद वो उस जहरीली धुंध को पार करके 2 लोगों के सामने जाकर रुके। वो कोई और नहीं बल्कि अभी अभी पहुंचे यू गुआन और जियांगमो डोलुओ थे। प्रणाम एल्डर जुआंगी, जियांगमो ने हाथ जोड़कर इज्जत से कहा। यू गुआन भी तुरंत झुके। यू गुआन का एल्डर को प्रणाम। ग्रैंडपा ने धीरे से सिर हिलाया। उनकी नजर एक सेकंड के लिए यू गुआन पर टिकी। मेरे पीछे आओ। वो मुड़े और उस जहरीली धुंध के अंदर चले गए। जियांगमो उनके ठीक पीछे था। यू गुआन ने एक गहरी सांस ली, अपने दिल की उत्सुकता और नर्वसनेस को दबाया और आगे बढ़े। रास्ते में उन्होंने जियांगमो से पूछा भी था कि आखिर बात क्या है, पर जियांगमो खुद इस मामले में बिल्कुल ब्लैंक था। पूरे रास्ते यू गुआन का दिमाग चकराता रहा। वो डरे भी हुए थे और मन ही मन एक अजीब सी उम्मीद भी थी। ग्रैंडपा जुआंग ई के पीछे पीछे चलते हुए तीनों ने आखिरकार उस जहरीली धुंध को पार किया और सीधा उस आइस एंड फायर झरने के पास पहुंचे। जैसे ही यू गुआन की नजर सामने के उस नजारे पर पड़ी, उनकी आंखों में एक ऐसी चमक आई जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। उनकी सांसें तेज होने लगीं और उनका पूरा शरीर बिना किसी कंट्रोल के बुरी तरह कांपने लगा। जादुई जड़ी बूटी। यू गुआन की आवाज एक्साइटमेंट के मारे इतनी तेज निकली कि कसम से गला ही फट गया। भाई साहब, यहाँ तो इतने सारे जादुई पौधे हैं। वो किसी भूखे प्यासे की तरह उस पूरे फूलों के समंदर को ताकने लगा। तभी अचानक उसकी नजर एक पौधे पर जाकर ऐसी टिकी कि वो हिल भी नहीं पाया। वो एक बैंगनी रंग का गेंदे जैसा फूल था, जिसकी पत्तियां काफी मखमली थीं और बीच का हिस्सा आधा फीट से ज्यादा ऊपर उठा हुआ था, जिसमें से हल्की हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। वेलवेट स्काई रीचिंग क्राइसेंथेमम। यू गुआन की आंखें फटी की फटी रह गईं और एक सेकंड के लिए उसकी सांसें वहीं थम गईं। वो किसी रेगिस्तान में प्यासे को पानी मिलने की तरह बिना सोचे समझे सीधा उसकी तरफ लपकने ही वाला था। पर तभी ग्रैंडपा जुआंग ई ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और उनकी उंगलियों ने यू गुआन के कंधे को किसी लोहे के शिकंजे की तरह ऐसा दबोचा कि वो अपनी जगह पर ही जम गया। यू गुआन को एहसास हुआ कि वो थोड़ा ज्यादा ही बहक गया था। उसने खुद को संभाला, पर उसकी नजरें अभी भी उस फूल से हट नहीं रही थीं। बिशप यू गुआन, ये जादुई पौधे क्या बला हैं और तुम इतने हाइपर क्यों हो रहे हो? जियांगमो डोलुओ ने भौहें सिकाड़ते हुए मन ही मन सोचा। अरे भाई, कुछ अच्छे दिखने वाले फूल पत्ते ही तो हैं, इसके लिए इतना रायता फैलाने की क्या जरूरत है? यू गुआन ने एक गहरी सांस ली और अपने अंदर मचे उस तूफान को थोड़ा शांत किया। एल्डर, आपको नहीं पता, इनमें से एक भी जादुई पौधा किसी कतई एवरेज बंदे को रातों रात गॉड लेवल टैलेंटेड बना सकता है, और अगर ये किसी सही मास्टर के हाथ लग जाए तो ये उसकी वुहुआन मार्शल सोल को पूरी तरह इन्वॉल्व कर सकता है। ये सुनते ही जियांगमो डोलुओ के होश उड़ गए। अब जाकर उसे समझ आया कि वो फूल पत्ते असल में क्या चीज थे। उसने झटके से मुड़कर दोबारा उस फूलों के बगीचे को देखा और अब उसकी नजरों में एक अलग ही खौफ और शौक था। कोई हैरानी नहीं कि ग्रैंडपा जुआंगी ने इतनी जल्दबाजी में स्पिरिट हॉल मैसेज भिजवाया था और पावरफुल मास्टर्स को यहाँ पहरे के लिए बुलाने को कहा था। अगर इस खजाने वाली जगह का पता बाहर किसी को भी चल गया तो कसम से पूरे कॉन्टिनेंट में कत्लेआम मच जाएगा। ठीक उसी वक्त दूर से 2 लोग आते दिखाई दिए। वो तुम और बीबी डोंग थे। तुम दोनों बड़े ध्यान से अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे, पर यू गुआन की उस तीखी चीख ने तुम्हारा ध्यान भटका दिया था। प्रणाम ग्रैंडपा जुआंग ई। प्रणाम एल्डर जियांगमो।
तुमने बड़े कूल अंदाज में आगे बढ़कर हाथ जोड़े। बीबी डोंग ने भी रिस्पेक्ट में अपना सिर थोड़ा झुकाया और सिंपल तरीके से ग्रीट किया। ग्रैंडपा ने धीरे से सिर हिलाया और जियांगमो ने भी स्माइल के साथ जवाब दिया। तुम तुरंत युगुआन की तरफ मुड़े। तुम्हारे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। बिशप युगुआन, क्या आपको ये छोटा भाई अभी भी याद है? युगुआन ने तुम्हें गौर से देखा और उसका दिल हल्का सा धड़का। 2 साल से ज्यादा का टाइम बीत चुका था। तुम पहले से काफी लंबे हो गए थे। चेहरे का वो बचपना गायब हो चुका था और बढ़िया कटिंग वाले लुक्स आ गए थे। तुम्हारी आंखों में एक अलग ही मैच्योरिटी थी। उसने तुम्हें एक ही नजर में पहचान लिया। ये वही लड़का था जो पोप का ऑर्डर लेकर उससे जादुई पौधों की बुक मांगने आया था। मालिक, मुझे बिल्कुल याद है, युगुआन ने मन ही मन सोचा। 2 साल में ये लड़का पूरी तरह बदल गया है। दो बड़े एल्डर्स के सामने खड़ा है पर चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं है। कतई कूल डूड बना घूम रहा है। पर ये यहाँ क्या कर रहा है? वैसे तुम दोनों का यहाँ होना इस वक्त सिर्फ बड़े एल्डर्स और कुछ खास प्रैक्टिस कराने वाले मास्टर्स को ही पता था। तुमने एक हल्की सी स्माइल दी। बिशप युगुआन, तुम इन जादुई पौधों को पहचानते हो तो तुम्हें इस जगह की असली वैल्यू भी अच्छे से पता होगी। इस बार मैंने ही गुरुजी से कहकर तुम्हें यहाँ बुलवाया है ताकि तुम इस पूरे वीआईपी बगीचे की देखरेख संभाल सको। गुरुजी! युगुआन का दिल जोरों से धड़का और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तेरी तो ये लड़का सीधा पोप हुजूर का पर्सनल चेला है। कोई हैरानी नहीं कि इसके पास तब पोप का ऑर्डर था। युगुआन के दिमाग की बत्ती जली और उसके मन में तुम्हारे लिए इज्जत और डर बहुत ज्यादा बढ़ गया। जो सीधा पोप का चेला हो, उसका फ्यूचर तो कतई ब्राइट है भाई। जी मालिक, युगुआन आपका ये भरोसा कभी नहीं तोड़ेगा। उसकी आवाज में एक्साइटमेंट साफ थी। उसने सोचा भी नहीं था कि इस बार पोप हुजूर ने उसे बाहर भेजा है तो इतनी बड़ी लॉटरी लग जाएगी। उसके जैसे पेड़ पौधों के दीवाने के लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं थी। भले ही उसे खुद कोई जादुई पौधा इनाम में न मिले, पर सिर्फ अपनी आंखों से इन्हें देखना और खास तौर पर उस वेलवेट स्काई रीचिंग क्राइसेंथेमम को छूना ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा होने जैसा था। तुमने मुड़कर ग्रैंडपा जुआंग ई की तरफ देखा। ग्रैंडपा जुआंग ई, बाकी बचे पौधों का डिसीजन क्या मैं ले सकता हूँ? ग्रैंडपा ने प्यार से सिर हिलाया। बिल्कुल छोटे, अगर तुम नहीं होते तो ये जगह कभी मिलती ही नहीं। तुम तो वैसे भी वो बंदे हो जिसे बड़े एल्डर कियान दाओलियू भी बहुत मानते हैं। ये पौधे मिले ही तुम्हारी वजह से हैं और अगर ऐसा न भी होता तो भी तुम्हारी पोस्ट और पोटेंशियल को देखते हुए तुम्हें पूरा राइट है कि तुम इन्हें जिसे चाहो बांट सको। तुमने सिर हिलाया और दोबारा युगुआन की तरफ देखा। बिशप युगुआन, मैं इन पौधों को पहचान पाया। इसमें सबसे बड़ा हाथ तुम्हारी उस बुक का था जो तुमने मुझे दी थी। अगर वो बुक न होती तो मैं इस जगह को देखकर भी इसे एक नॉर्मल घास फूस समझता और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाती। तुम थोड़ा रुके और तुम्हारी नजर उस बैंगनी फूल पर गई। तुम्हारे चेहरे पर एक शरारती स्माइल आई। यहाँ एक वेलवेट स्काई रीचिंग क्राइसेंथेमम है और पूरे स्पिरिट हॉल में तुमसे बेहतर इसके लिए कोई दूसरा बंदा पैदा नहीं हुआ, इसलिए वो जादुई पौधा आज से तुम्हारा हुआ। युगुआन का पूरा शरीर कांप उठा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये मेरे लिए? उसके होंठ बुरी तरह फड़कने लगे, गला जाम हो गया और मुंह से साफ शब्द भी नहीं निकल पा रहे थे। ये फूल उसका सबसे बड़ा लाइफ गोल था। उसने सोचा था कि इसे सिर्फ देखना ही उसकी बड़ी किस्मत होगी, पर उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये उसे गिफ्ट में मिल जाएगा। मालिक, उसकी आवाज कांप रही थी। मुझ जैसे मामूली बंदे की इतनी औकात कहाँ? बिशप युगुआन, ज्यादा नाटक मत करो, रख लो। तुमने उसकी बात बीच में ही काट दी। युगुआन ने एक गहरी सांस ली, झटके से एक घुटने के बल बैठ गया और पूरे अदब से बोला, मालिक के इस बड़े एहसान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। युगुआन आज के बाद आपकी सेवा में अपनी जान तक हाजिर कर देगा। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुमने आगे बढ़कर उसे हाथ से उठाया। बिशप, इतने सेंटी होने की जरूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ ये जादुई पौधे ही नहीं हैं, बल्कि और भी कई कीमती जड़ी बूटियां हैं। आगे चलकर तुम्हें ही ये पूरा सेटअप संभालना है तो ये तुम्हारा हक बनता है। युगुआन ने पूरे जोश में सिर हिलाया। जी मालिक, मैं इस जगह को कतई वीआईपी बनाकर रखूंगा। तुम मुस्कुराए और साइड में खड़े जियांगमो दाओलियू की तरफ देखा, जो चुपचाप खड़ा बार बार उन पौधों को ताक रहा था और उसकी आंखों में एक उम्मीद साफ दिख रही थी। वो तुम्हें पहले से जानता था, पर तुम दोनों में ज्यादा बातचीत नहीं हुई थी। इस वक्त जब तुमने उसकी तरफ देखा तो उसके चेहरे की उम्मीद और बढ़ गई। कहीं मेरा भी कोई सीन है क्या यहाँ? एल्डर जियांगमो, तुमने दूर इशारा किया जहां 2 गहरे हरे रंग के जादुई पौधे उगे हुए थे, जो देखने में बांस के टुकड़ों जैसे थे और पूरे काले संगमरमर की तरह चमक रहे थे। वो ब्लैक जेड गॉड बम्बू हैं। यहाँ ठीक 2 पौधे हैं, एक आपके लिए और एक एल्डर कियानजुन के लिए। ये आप दोनों की पूरी मदद करेंगे ताकि आप अपने उस लास्ट बॉर्डर लेवल 95 पीक को तोड़ सको। जियांगमो दाओलियू ने उस तरफ देखा और उसकी आंखें छोटी हो गईं। मेरे और भाई दोनों के लिए है? उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वो और उसका भाई पिछले कई सालों से 95 लेवल के पीक पर अटके हुए थे। अगर ये ब्लैक जेड बम्बू सच में उस लिमिट को तोड़ दे तो इसका मतलब था कि वो दोनों बहुत जल्द बड़े एल्डर्स की लिस्ट में शामिल होने वाले थे। उसने एक गहरी सांस ली और अपने अंदर मचे उस बवाल को जबरदस्ती कंट्रोल करते हुए कहा, मालिक बहुत बहुत थैंक्स। एल्डर, औपचारिकता की कोई बात नहीं है, मैं खुद आपके लिए इसे तोड़कर लाता हूँ। तुम उस पौधे के पास गए, नीचे झुके
उसे तोड़ा और लाकर उसके हाथ में थमा दिया। साथ ही उसे इसे खाने का सही तरीका और क्या क्या ध्यान रखना है सब अच्छे से समझा दिया। जियांगमो ने दोनों हाथों से उसे लिया, पास में एक शांत जगह ढूंढी, पालथी मारकर बैठा और उसे पचाना शुरू कर दिया। तुमने उसे ध्यान में जाते देखा और फिर युगुआन की तरफ मुड़े। बिशप युगुआन, अब वो स्काई रीचिंग क्राइसेंथेमम तुम्हारा हुआ, जाओ ऐश करो। युगुआन का शरीर एक बार फिर कांप उठा। जी मालिक। वो तुरंत उस फूल की तरफ भागा। उसकी स्पीड बहुत तेज थी, पर जैसे ही वो फूल के पास पहुंचा उसके कदम अचानक स्लो हो गए, जैसे उसे डर हो कि कहीं उसकी आहट से वो पवित्र चीज नाराज न हो जाए। वो फूल के सामने धीरे से नीचे बैठा, उसके दोनों हाथ हवा में हल्के से कांप रहे थे। एक गहरी सांस लेने के बाद उसने बड़े प्यार से अपना हाथ आगे बढ़ाया और बेहद जेंटल तरीके से उसे तोड़ लिया। उसने उस फूल को अपनी हथेलियों के बीच रखा, नीचे झुककर उसे देखता रहा और उसकी मखमली पत्तियों को अपनी उंगलियों से ऐसे सहलाया जैसे वो दुनिया की सबसे कीमती चीज को छू रहा हो। वेलवेट स्काई रीचिंग क्राइसेंथेमम। वो धीरे से बुदबुदाया, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। इस झरने के पास युगुआन ने उसे तुरंत खाने की जल्दबाजी नहीं की, बल्कि बड़ी सावधानी से उस पौधे को अपने स्टोरेज डिवाइस में रख लिया। इसके बाद वो एक एक करके बाकी पौधों के बीच घूमने लगा। उसके चेहरे पर दीवानों जैसी दीवानगी साफ दिख रही थी। वो कभी नीचे झुककर उन्हें सहलाता तो कभी पास जाकर उनकी खुशबू लेता और आंखें बंद करके उस फीलिंग में खो जाता। तुम, ग्रैंडपा जुआंग ई और बीबी डोंग ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। तुम सब आपस में ऐसी ही फालतू बातें करते रहे और जियांगमो के फ्री होने का वेट करने लगे। काफी देर बाद पास से एक बेहद पावरफुल सोल पावर का धमाका हुआ। तुम तीनों ने अपनी बातचीत रोकी और खड़े होकर उस तरफ देखा। युगुआन भी भागता हुआ तुम सबके पास आ गया। वहां जियांगमो डोलुओ के आसपास की सारी रोशनी अचानक उसके अंदर सिमट गई। उसने झटके से अपनी आंखें खोली और सीधा खड़ा हो गया। उसने अपनी दोनों मुट्ठियां भींची और अपने अंदर दौड़ती उस बेइंतहा पावर को फील करके उसके चेहरे पर एक गजब की खुशी आ गई। तो ये है 96 लेवल की पावर। वो धीरे से अपने आप से बोला, 95 लेवल के मुकाबले ये तो कतई नेक्स्ट लेवल चीज है भाई। जियांगमो आखिर बरसों पुराना टाइटल डोलुओ था। उसका माइंडसेट काफी स्ट्रांग था। उसने एक गहरी सांस लेकर अपने अंदर के जोश को संभाला। 1 सेकंड में फ्लैश की स्पीड से तुम्हारे सामने आया और बिना कुछ सोचे समझे सीधे हाथ जोड़कर बोला, मालिक के इस जादुई पौधे के गिफ्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जियांगमो आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेगा। तुमने तुरंत उसे हाथ से उठाने का इशारा किया। एल्डर जियांगमो, इतने सेंटी मत होइए, आपकी सालों की मेहनत पहले से ही पूरी थी। इस पौधे ने तो बस आग में घी का काम किया है। जियांगमो सीधा खड़ा हुआ और उसने सिर हिलाया। नहीं मालिक, मैं अपनी लिमिट अच्छे से जानता हूँ। अगर ये चांस नहीं मिलता तो मैं पूरी लाइफ ज्यादा से ज्यादा 96 लेवल पर ही अटक कर रह जाता। आपने जो ये ब्लैक जेड गॉड बम्बू दिया है, इसने न सिर्फ मेरी पावर बढ़ाई है बल्कि मुझे आगे और ऊपर जाने का एक नया रास्ता दे दिया है। ये एहसान मैं हमेशा याद रखूंगा। आगे अगर कोई भी काम हो तो जान भी हाजिर है। उसके चेहरे पर पूरा कॉन्फिडेंस था और हर एक शब्द दिल से निकल रहा था। तभी साइड में खड़े ग्रैंडपा जुआंग ई ने अपनी भारी आवाज में कहा, चल अब ठीक है, सब अपने ही लोग हैं, इतना फॉर्मल होने की क्या जरूरत है। जियांगमो, तुम अब 96 लेवल पर पहुंच चुके हो, यानी तुमने बड़े एल्डर्स के पैलेस की कंडीशन पूरी कर ली है। आज से तुम भी हमारे बड़े एल्डर्स की लिस्ट में शामिल हो। जियांगमो ने तुरंत सिर हिलाया। जी एल्डर जुआंग ईस्वी। ग्रैंडपा ने हाथ हिलाया। हमारे पैलेस में ये फालतू की बातें नहीं चलती। हम सब पावर के हिसाब से रैंक होते हैं और भाइयों की तरह रहते हैं। एक बार तुम अंदर आ गए तो समझो अपने घर के बंदे हो। इसके बाद तुम मुझे सीधा दूसरे बड़े भाई बोल सकते हो। जियांगमो एक पल के लिए शॉक हुआ, फिर उसने जोर से सिर हिलाया। जी दूसरे भाई। ग्रैंडपा ने थोड़ा सा सिर हिलाकर हामी भरी। तभी युगुआन ने हाथ जोड़े। एल्डर जियांगमो को इस तगड़ी पावर और बड़े एल्डर्स की लिस्ट में आने के लिए बहुत बहुत बधाई। जियांगमो ने भी स्माइल के साथ जवाब दिया। तुमने फिर युगुआन की तरफ देखा। बिशप युगुआन, तुम भी जितनी जल्दी हो सके इस पौधे को पचा लो। मुझे पता है कि तुम्हारा इसे खत्म करने का मन नहीं कर रहा होगा, पर जादुई पौधों को जितनी जल्दी खाओगे उतना बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। इसे अपनी खुद की पावर बनाना ही इस फूल की असली वैल्यू होगी। युगुआन के चेहरे पर यह सुनकर थोड़ी हिचकिचाहट दिखी। ये फूल उसका सबसे बड़ा सपना था। अब जब हाथ लग गया था तो उसे तुरंत खाकर खत्म करने का मन कैसे करता। पर मालिक की बात बिल्कुल सही थी और वैसे भी ये जादुई पौधे बहुत लिमिटेड थे। स्पिरिट हॉल में इतने सारे मास्टर्स भरे पड़े हैं, फिर भी मालिक ने खास तौर पर उसे ये एक पीस दिया था। इस वीआईपी ट्रीटमेंट का मान रखना उसका फर्ज था। युगुआन ने पक्का मन बनाकर सिर हिलाया। मैं इसे अभी अब्सॉर्ब करना शुरू करता हूँ। वो मुड़ा, एक खाली जगह पर गया, उस बैंगनी फूल को निकाला और पालथी मारकर बैठ गया। उसने अपने हाथ में रखे फूल को कुछ पल बड़े प्यार से देखा, सहलाया और फिर उसे पचाने की प्रोसेस शुरू कर दी। एक सॉफ्ट और प्यारी सी रोशनी ने उसे चारों तरफ से कवर कर लिया। वक्त धीरे धीरे बीतता गया। काफी देर बाद युगुआन के आसपास की सारी रोशनी गायब हो गई और एक बेहद खतरनाक पावर का ब्लास्ट हुआ। उसकी सोल पावर सीधे 90 लेवल पर पहुंच चुकी थी। युगुआन ने आंखें खोली, अपने शरीर के अंदर आए इस गजब के बदलाव को फील किया और उसका पूरा शरीर एक्साइटमेंट से कांपने लगा। 90 लेवल! वो युगुआन आखिरकार टाइटल डोलुओ के गेट पर अपना एक पैर रख चुका था। इस जबरदस्त खुशी के बीच वो भागता हुआ तुम्हारे पास आया
और सीधे एक घुटने के बल बैठ गया। मालिक के इस नए जीवन के दान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उठो भाई। तुमने हाथ से उसे उठाने का इशारा किया। यू गुआन खड़ा हुआ, पर उसका चेहरा अभी भी पूरी तरह एक्साइटेड था। वैसे तुम्हारी 9वीं सोल रिंग के लिए अभी कोई जल्दी नहीं है, तुम थोड़ा रुके। जब मैं अपने इन पौधों को पचा लूंगा तब हम सब एक साथ स्टारडू फॉरेस्ट चलेंगे। वहां ग्रैंडपा जुआंग ई भी साथ होंगे, तो तुम्हें बहुत ज्यादा उम्र वाला एक परफेक्ट सोल रिंग मिल जाएगा। उस बैंगनी फूल का कनेक्शन यू गुआन की वुहुआन के साथ कतई परफेक्ट था। इसे खाने के बाद उसका टैलेंट बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। उसकी 9वीं सोल रिंग की उम्र ही डिसाइड करेगी कि वो फ्यूचर में कितना ऊपर जा सकता है। अब जब उसका टैलेंट इतना सॉलिड हो चुका था और वो पूरी तरह वफादार भी था, तो तुम भी पूरी कोशिश करने वाले थे कि उसका लेवल जितना हो सके बढ़ा सको। अगर चांस मिला तो 1 लाख साल वाली सोल रिंग दिलाना भी कोई बड़ी बात नहीं थी। सब कुछ मालिक के डिसीजन पर डिपेंड करता है। यू गुआन की आवाज में जोश था। वो पहले अपनी 9वीं सोल रिंग को लेकर थोड़ा टेंशन में था, क्योंकि स्पिरिट हॉल में उसकी मदद करने वाला इकलौता उसका जिगरी दोस्त गुई मेई घोस्ट डोलुओ था। पर वो दोनों मिलकर भी अकेले ग्रैंडपा जुआंग ई के मुकाबले कहीं नहीं ठहरते थे। अब जब ग्रैंडपा खुद साथ होने वाले थे तो सिक्योरिटी तो पक्की थी ही, साथ ही बहुत ज्यादा उम्र वाले खूंखार जानवर का शिकार करने का मौका भी था। तुमने सिर हिलाया। तुमने भी नोटिस किया होगा कि ये जगह न सिर्फ पौधों की ग्रोथ फास्ट करती है, बल्कि यहाँ उगने वाली जड़ी बूटियों की क्वालिटी भी बाहर की दुनिया से कहीं ज्यादा बेस्ट होती है। इसलिए अब से तुम हमेशा यहीं रहोगे और ज्यादा से ज्यादा कीमती जड़ी बूटियां उगाओगे, ताकि फ्यूचर में स्पिरिट हॉल की जरूरतों को पूरा किया जा सके। यू गुआन ने तुरंत हामी भरी। जी मालिक, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा और आपके भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। वैसे तुम्हारे स्टोरेज डिवाइस में जिंदा चीजें स्टोर हो सकती हैं ना? तुमने अचानक पूछा। हाँ बिल्कुल। यू गुआन ने सिर हिलाया। तो मैं इसे कुछ समय के लिए उधार ले रहा हूँ। मालिक बस 1 सेकंड रुकिए, मैं इसके अंदर का सामान बाहर निकाल देता हूँ। यू गुआन ने तुरंत अपने वो सारे पौधे जिन्हें उसने बड़े चाव से पाला था और अपना छोटा सा बैग बाहर निकाला और फिर बड़े अदब से दोनों हाथों से वो डिवाइस तुम्हारे सामने बढ़ा दिया। ये डिवाइस किसी भी मास्टर के लिए उसकी सबसे सीक्रेट चीज होती है और उसका ये एक्शन साफ दिखा रहा था कि वो तुम पर कितना अंधा भरोसा और वफादारी रखता था। तुमने वो डिवाइस लिया और जियांगमो डाउलुओ की तरफ मुड़े। एल्डर जियांगमो, इसके बाद मैं पूरी तरह से अपनी इस ट्रेनिंग में बिजी होने वाला हूँ। बाहर आने के बाद भी मैं कुछ समय के लिए ट्रैवलिंग पर रहूंगा, तो पता नहीं कब तक स्पिरिट सिटी वापस आ पाऊँ। मैं अभी बचे हुए सारे जादुई पौधों को तोड़ देता हूँ और हर एक पौधे की पावर और उसे खाने का तरीका आपको समझा देता हूँ। आप प्लीज इन सबको ले जाकर मेरे गुरुजी को सौंप दीजिएगा, ताकि वो खुद डिसाइड करके इन्हें बांट सकें और हमारे स्पिरिट हॉल की ओवरऑल पावर को बढ़ा सकें। तुम थोड़ा रुके और तुम्हारा चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया। और हाँ, इस जगह का स्पिरिट हॉल के साथ आगे का जो भी कनेक्शन और काम होगा वो भी आप गुरुजी को अच्छे से समझा दीजिएगा, ताकि वो सारा अरेंजमेंट पक्का कर दें। ये सनसेट फॉरेस्ट टियंडो एम्पायर के इलाके में आता है और वो भी उनकी कैपिटल के बिल्कुल पास। टियंडो की रॉयल फैमिली इस जगह को कभी भी सीधे हमारे हाथ में नहीं सौंपेगी, इसलिए हमारा जो भी एक्शन होगा वो बिल्कुल सीक्रेट होना चाहिए। यहाँ ज्यादा लोग भी नहीं होने चाहिए, ताकि किसी को भनक न लगे और ये जगह सेफ रहे। जियांगमो डोलुओ ने सिर हिलाया। समझ गया मालिक, आप बिना किसी टेंशन के अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो मैं पहले पौधे तोड़ लेता हूँ। तुमने सिर हिलाया। मैं भी साथ चलती हूँ। अब तक चुपचाप खड़ी बीबी डोंग अचानक बोल उठी। चलो फिर। तुमने बीबी डोंग का हाथ पकड़ा और पौधे तोड़ने चल दिए। तुम उन पौधों को बड़ी सावधानी से पहले से तैयार कांच के बॉक्स में रख रहे थे और फिर उन्हें यू गुआन के उस डिवाइस में स्टोर कर रहे थे। बहुत जल्द सिर्फ उस पियर्सिंग ऑटम वाटर डीप लुक वाले पौधे को छोड़कर बाकी सारे जादुई पौधे तोड़े जा चुके थे। इसके बाद तुमने एक एक पौधे की पावर और उसे खाने का तरीका जियांगमो को अच्छे से समझाया और कुछ छोटी मोटी जरूरी बातें भी बता दी। मालिक, तो फिर मैं अब निकलता हूँ। जियांगमो वो डिवाइस लेकर सीधा वहां से रवाना हो गया। तुमने बाकी बचे लोगों के साथ थोड़ी बहुत बातचीत की, मुड़े और सीधा उस झरने के पास जाकर दोबारा पानी के अंदर अपनी ट्रेनिंग में डूब गए। बीबी डोंग और ग्रैंडपा जुआंग ई भी अपनी अपनी जगह बैठकर आराम और ध्यान करने लगे। वहीं यू गुआन पूरी तरह से उन पौधों की देखरेख में बिजी हो गया। उसने कुछ खाली जगह भी साफ की ताकि वो अपने सालों से पाले हुए उन अनोखे फूलों को वहां लगा सके। अब सीन शिफ्ट होता है पोप पैलेस की तरफ। जियांगमो डोलुओ ने अपनी वुहुआन को एक्टिव किया। उसके पैरों के नीचे 9 सोल रिंग्स एक एक करके खुल गईं और उसकी पावर का झटका पूरे पैलेस में फैल गया। 96 लेवल! कियानजुन डोलुओ के मुंह से एक तीखी चीख निकल गई। वो और जियांगमो हमेशा से बिल्कुल बराबर की टक्कर के थे। उसने सोचा भी नहीं था कि उसका भाई उससे एक कदम आगे निकल जाएगा। एल्डर जियांगमो, आप सच में प्रमोट हो गए? कियान शुनजी झटके से अपने सिंहासन से खड़े हो गए। जियांगमो ने अपनी वुहुआन को वापस समेटा। हुजूर, सच तो ये है कि मेरा ये प्रमोशन भी उसी जगह की वजह से हुआ है। वो कतई 1 नंबर की जादुई जगह है भाई, जहाँ न जाने कितने अनोखे पौधे उगे हुए हैं। उनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्हें गॉड लेवल पौधे कहा जाता है, जो सीधे सोल पावर बढ़ाते हैं और बिना किसी साइड इफेक्ट के बंदे का टैलेंट भी नेक्स्ट लेवल कर देते हैं। मुझे मालिक ने जो ब्लैक जेड गॉड बम्बू दिया था, उसी को खाकर मैंने अपनी उस लिमिट को तोड़ा है
और 96 लेवल पर पहुंचा हूँ। गॉड लेवल पौधे। कियान शुंजी की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। जियांगमो ने युगुआन का वो डिवाइस निकाला और उसमें से एक एक करके 10-12 खूबसूरत कांच के बॉक्स टेबल पर लाइन से लगा दिए। उसने उनमें से एक बॉक्स उठाकर सीधा कियान शुंजी के सामने बढ़ाया। पोप हुजूर, इस पौधे का नाम ब्राइट होली हार्ट ग्रास है। ये प्योर लाइट एट्रीब्यूट वाला पौधा है जिसे मालिक ने खास तौर पर सिर्फ आपके लिए भिजवाया है। सिर्फ मेरे लिए? कियान शुंजी के दिल में एक गजब की खुशी आई। उन्होंने मन ही मन सोचा, चलो इस चेले को पालना बेकार नहीं गया, मेरा पूरा ध्यान रखता है लौंडा। उन्होंने हाथ बढ़ाकर वो बॉक्स खोला। उसी पल एक बेहद प्योर और तेज लाइट की खुशबू चारों तरफ फैल गई। वो एक पूरी चांदी जैसी सफेद और संगमरमर जैसी जादुई घास थी जिसका तना बहुत पतला था, पर उसमें से एक सॉफ्ट सुनहरी रोशनी निकल रही थी। उसके टॉप पर एक कबूतर के अंडे के साइज का सुनहरी बीज लगा हुआ था। कियान शुंजी को साफ फील हुआ कि उनकी 6 विंग्ड एंजल वुहुआन इस पौधे को पाने के लिए अंदर से बुरी तरह तड़प रही है, पर उन्होंने अपने उस लालच को जबरदस्ती दबाया और बॉक्स को दोबारा बंद कर दिया। वो अपनी औकात अच्छे से जानते थे। उनका टैलेंट कियान फैमिली की पूरी हिस्ट्री में सबसे फिसड्डी था। अगर वो इसे खा भी लें तो भी लाइफ में कुछ ज्यादा बड़ा उखाड़ नहीं पाएंगे। इसे अपने ऊपर वेस्ट करने से कहीं बेहतर था कि इसे अपनी अगली जनरेशन के लिए बचाकर रखा जाए। क्या पता उनका बच्चा इसे खाकर उस एंजल 9 ट्रायल्स को पार करने का दम रख सके। तुम पहले मुझे बाकी पौधों के बारे में एक एक करके समझाओ। कियान शुंजी ने फालतू के ख्यालों को साइड किया। जियांगमो ने तुरंत एक एक करके डिटेल्स देना शुरू किया। उन पौधों के अलावा जो दुनिया जानती थी, वहां 4 ऐसे नए जादुई पौधे भी थे जो आज तक दुनिया के सामने नहीं आए थे। हालांकि वो सबसे टॉप लेवल के नहीं थे, पर फिर भी बहुत कीमती थे। एक का नाम था अंडरवर्ल्ड नीदर फ्लावर। उसकी लाल पत्तियां किसी चिड़िया के पंख जैसी पतली और बिखरी हुई थीं, और उसके टिप पर एक चांदी जैसा सफेद डॉट था। उसका गहरा हरा तना उस पूरे लाल फूल को संभाले हुए था, और उसके आसपास से एक प्योर डार्कनेस और मौत की फीलिंग आ रही थी। दूसरे का नाम था विंड शैडो फैंटम ग्रास। ये विंड एट्रीब्यूट वाला पौधा था जो बेहद पतला और हल्का था। उसकी पत्तियां हल्की नीली और कतई आर पार दिखने वाली थीं, और वो बिना हवा के भी अपने आप हिल रहा था। तीसरे का नाम था कोल्ड जेड ऑर्किड। ये ठंडे झरने के किनारे उगता था और प्योर आइस एट्रीब्यूट का था। इसकी पत्तियां चांदी जैसी सफेद और संगमरमर जैसी थीं, जिनमें से हल्की नीली चमक निकल रही थी और आसपास कतई ठंडी धुंध उड़ रही थी। और चौथे का नाम था बर्निंग स्काई रेड फंगस। ये गर्म झरने के किनारे उगता था और प्योर फायर एट्रीब्यूट का था, जो देखने में किसी जलती हुई आग की लपट वाले मशरूम जैसा लग रहा था। जब जियांगमो ने पूरी बात खत्म की तो कियान शुंजी और कियानजुन डोलुओ दोनों के चेहरे पर शौक साफ नजर आ रहा था। इनमें से एक भी पौधा अगर बाहर की दुनिया में चला जाए तो कसम से पूरे मास्टर्स के बीच खून खराबा मच जाएगा। और हाँ भाई, ये तुम्हारे लिए मालिक ने भेजा है। जियांगमो ने लास्ट में वो ब्लैक जेड गॉड बम्बू निकाला और उसे खाने का पूरा तरीका अच्छे से समझा दिया। कियानजुन डोलुओ की आंखों में उसे पाने की तड़प साफ थी, पर उसने अनजाने में एक बार कियान शुंजी की तरफ देखा। हालांकि तुमने साफ साफ कहा था कि ये उसे देना है, पर इस वक्त वो सीधा पोप के सामने खड़ा था। रख लो इसे, वो जगह तुम्हारे भाई लोगों ने ही ढूंढी है, तो इन पौधों पर तुम्हारा पूरा राइट बनता है। कियान शुंजी ने हरी झंडी दे दी। पोप हुजूर का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा शुक्रिया मत करो, बस इतना याद रखना कि ये लॉटरी तुम्हें तुम्हारे उस भतीजे चेले की वजह से लगी है, समझे? कियानजुन ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में तुम्हारे लिए इज्जत और थैंक्स का भाव बहुत ज्यादा था। तुम यहीं बैठकर इसे पचाना शुरू करो। मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये जादुई पौधा असल में क्या जादू दिखाता है। कियानजुन ने हामी भरी और पैलेस के एक कोने में पालथी मारकर बैठ गया। उसने जियांगमो के बताए तरीके से उस ब्लैक जेड बम्बू को पचाना शुरू कर दिया। पोप हुजूर, बाकी जो ये पौधे बचे हैं, मालिक ने कहा है कि इन्हें आप खुद जिसे चाहे बांट सकते हैं। जियांगमो की आवाज एकदम नॉर्मल थी। और हाँ, उस खजाने वाली जगह पर सिर्फ ये पौधे ही नहीं बल्कि भारी तादाद में कीमती जड़ी बूटियां भी हैं। वहाँ पौधों की ग्रोथ बाहर से कई गुना फास्ट होती है और क्वालिटी भी कतई वीआईपी होती है। मालिक ने कहा है कि हमें स्पिरिट हॉल के साथ एक सीक्रेट सप्लाई चेन बनानी होगी। वो जगह टिएंडो सिटी के बिल्कुल बॉर्डर पर है, इसलिए जो भी काम होगा बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना होगा ताकि सामने वालों को भनक न लगे। समझ गया, मैं सारा अरेंजमेंट कर दूंगा। कियान शुंजी ने सिर हिलाया। 2 घंटे बाद बड़े एल्डर्स के पैलेस एल्डर पैलेस के अंदर कियान शुंजी अपने उन दोनों भाइयों के साथ अंदर आए जो अब 96 लेवल के कतई सॉलिड मास्टर्स बन चुके थे। जब उन्होंने पिछले कुछ दिनों में हुई सारी बातों को बड़े एल्डर कियान, दाओलियू और बाकी एल्डर्स के सामने रखा तो पूरे पैलेस में हड़कंप मच गया। अरे भाई, फिर से वही लड़का! जब से तुम पोप के चेले बने थे स्पिरिट हॉल की, तो जैसे किस्मत ही खुल गई थी। एक के बाद एक कतई छप्पर फाड़ गुड न्यूज आ रही थी। अब जब तुम दोनों 96 लेवल पर पहुंच ही चुके हो तो आज से तुम दोनों बड़े एल्डर्स के पैलेस के ऑफिशियल मेंबर हो। कियान दाओलियू हाथ पीछे बांधे खड़े थे। जी बड़े भाई,
कियानजुन और जियांगमो ने एक साथ सुर मिलाया। इस वक्त वहां गुआंगलिंग डोलुओ को छोड़कर बाकी 7 बड़े एल्डर्स में से 6 लोग मौजूद थे। अंकल शियोंगशी, ये फायर एट्रीब्यूट वाला जादुई पौधा है। कियान शुंजी ने अपने स्टोरेज डिवाइस से वो बर्निंग स्काई रेड फंगस निकाला, उसे शियोंगशी डोलुओ की तरफ बढ़ाया और साथ ही उसकी पावर भी समझा दी। ये स्टोरेज डिवाइस उसने अभी अभी गार्ड्स को भेजकर खजाने से मंगवाया था। इसका स्पेस भले ही ज्यादा बड़ा नहीं था, पर इसमें जिंदा चीजें रखी जा सकती थीं। शियोंगशी ने वो बॉक्स लिया और जियांगमो की तरफ देखा। छोटू, तुम जब दोबारा उस जगह जाओ तो मेरी तरफ से उस लड़के को थैंक्स बोल देना। नो प्रॉब्लम चौथे भाई। जियांगमो ने सिर हिलाया। हालांकि जियांगमो ने कियानजुन से पहले लिमिट तोड़ी थी, पर वो उम्र में छोटा था और दोनों की पावर में भी ज्यादा अंतर नहीं था, इसलिए उसकी रैंक अभी भी 6ठे नंबर पर ही थी। अंकल किंगलुआन, ये विंड शैडो फैंटम ग्रास है, विंड एट्रीब्यूट का जादुई पौधा। कियान शुंजी ने एक और बॉक्स निकाला और उसका यूज करने का तरीका समझा दिया। किंगलुआन डोलुओ ने भी उसे लिया और जियांगमो की तरफ देखते हुए कहा, मेरी तरफ से भी उसे थैंक्स कहना। जी तीसरे भाई। इसके बाद कियान शुंजी मुड़ा और कियान डोलुओ की तरफ देखा। पिताजी, ये लाइट एट्रीब्यूट वाला जादुई पौधा है जो मालिक ने मेरे लिए भिजवाया था। इसका नाम ब्राइट होली हार्ट ग्रास है, पर मैं अपनी लिमिट अच्छे से जानते हूँ, इसलिए मैंने सोचा है कि इसे अपनी अगली जनरेशन के लिए बचा कर रखूं। क्या पता इसे खाकर हमारी फैमिली में कोई ऐसा जीनियस पैदा हो जाए जिसे एंजल गॉड का आशीर्वाद मिल सके। कियान डोलुओ ने बॉक्स लिया और उसे खोला। एक बेहद प्योर लाइट की खुशबू चारों तरफ फैल गई। अगर कियान शुंजी का बच्चा इसे खाए तो शायद वो सच में एंजल गॉड की गद्दी का वारिस बन सकता था। तुम्हें समझ है, ये अच्छी बात है। कियान डोलुओ ने वो बॉक्स वापस उसे सौंप दिया, फिर अचानक अपनी टोन बदलते हुए बोले, वैसे तुम शादी कब कर रहे हो? उम्र निकली जा रही है तुम्हारी, मैं बहुत जल्द इस बारे में सोचूंगा। कियान शुंजी जब बाकी एल्डर्स के साथ बातचीत कर रहे थे, उसी बीच शियोंगशी डोलुओ और किंगलुआन डोलुओ ने एक एक करके अपने अपने जादुई पौधे पूरी तरह पचा लिए थे। वो दोनों पहले से ही 96 लेवल के पीक पर बैठे थे, तो इस जादुई पौधे की पावर मिलते ही वो बड़े आराम से 97 लेवल पर पहुंच गए। शियोंगशी की फ्लेमिंग लायन वुहुआन को जब उस बर्निंग स्काई रेड फंगस की आग का बूस्ट मिला तो उसकी आग पहले से कई गुना ज्यादा खौफनाक हो गई और उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर कतई नेक्स्ट लेवल पहुंच गई। वहीं किंगलुआन डोलुओ का हवा पर कंट्रोल और ज्यादा परफेक्ट हो गया, जिससे उसके विंड अटैक्स का टशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। अगली दिन सुबह स्पिरिट सिटी के पोप पैलेस के मीटिंग हॉल में एक लंबी टेबल के दोनों तरफ 6 लोग चुपचाप बैठे थे और वहां का माहौल काफी सीरियस था। पैलेस का भारी गेट धीरे से खुला और 2 लोग अंदर आए। आगे चल रहे बंदे ने पोप के कपड़े पहन रखे थे, सिर पर सोने का मुकुट था, हाथ में स्टिक थी और चेहरे पर एक अलग ही रौब था। वो खुद पोप कियान शुंजी थे। उनके ठीक पीछे अभी अभी प्रमोट हुए एल्डर जियांगमो डोलुओ चल रहे थे। उन 6 लोगों ने जैसे ही पोप को देखा, सब के सब अपनी जगह से खड़े हो गए और झुककर ग्रीट किया, पोप हुजूर को प्रणाम, बैठ जाओ सब। कियान शुंजी ने थोड़ा सा सिर हिलाया और सीधे जाकर मेन चेयर पर बैठ गए। उनकी नजरें कतई बिजली की तरह तेज थीं और वो एक एक करके सबके चेहरों को ताक रहे थे। सब ने अपनी सांसें रोक रखी थीं और मन ही मन डर रहे थे। किसी को नहीं पता था कि आज की मीटिंग आखिर बुलाई क्यों गई है। आज तुम सबको यहाँ बुलाने का मकसद ये है कि तुम सबकी एक बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली है। कियान शुंजी की आवाज नॉर्मल थी, पर उसमें एक अलग ही वजन था। मुझे अच्छे से पता है कि तुम सब स्पिरिट हॉल के लिए कतई वफादार हो, पर यह मामला हद से ज्यादा सीरियस है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सब अपनी वुहुआन की कसम खाओ कि आज की बात पैलेस से बाहर आधी भी नहीं जाएगी। ये सुनते ही उन 6 लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। वो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। चेहरा सीरियस था, पर आंखों में एक्साइटमेंट छुपाए नहीं छुप रही थी। जिस बात के लिए खुद पोप हुजूर इतने सीरियस हों और वुहुआन की कसम खिलवाएं, वो चांस कितना खतरनाक होगा। बहुत जल्द 6 लोगों ने एक एक करके अपनी कसम पूरी की। कियान शुंजी ने सिर हिलाया और साइड में खड़े जियांगमो को आंखों से इशारा किया। जियांगमो खड़ा हुआ और उसने उन जादुई पौधों की पूरी कहानी सबके सामने रख दी। जब उसकी बात खत्म हुई तो पूरे हॉल में कतई सन्नाटा छा गया। ठीक है, कियान शुंजी ने अपना वो VIP स्टोरेज डिवाइस निकाला और उसमें से 7 कांच के बॉक्स टेबल पर लाइन से लगा दिए। उन्होंने एक एक करके बॉक्स खोले और हर पौधे की पावर और उसका एट्रीब्यूट समझा दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक बॉक्स उठाया और गुई मेई घोस्ट डोलुओ की तरफ देखा। गुई मेई, ये अंडरवर्ल्ड नीदर फ्लावर आज से तुम्हारा हुआ। गुई मेई ने वो बॉक्स लिया। उसकी आवाज हमेशा की तरह भारी थी, पर वो अपनी खुशी को छुपा नहीं पा रहा था। पोप हुजूर, बहुत बहुत थैंक्स। कियान शुंजी ने धीरे से सिर हिलाया और बड़ी सीरियस टोन में बोले, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखना कि ये सारे पौधे सुमो की वजह से मिले हैं। जब वो अपनी इस ट्रेनिंग से वापस आएगा तो मैं उसे ऑफिशियल तौर पर होली सन अनाउंस कर दूंगा। फ्यूचर में वही स्पिरिट हॉल की गद्दी संभालेगा और तुम सबको अपनी पूरी जान लगाकर उसका साथ देना है, समझे? सबने एक साथ सिर हिलाया। किसी को इस बात से कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। हालांकि उनमें से कुछ लोगों ने तुम्हें आज तक देखा भी नहीं था, पर जो सीधा पोप का चेला हो और जिसे अगला वारिस चुना जा रहा हो, वो बंदा कतई गॉड लेवल टैलेंटेड ही होगा। और वैसे भी तुमने उन्हें इतनी बड़ी लॉटरी जो दिलाई थी,
आगे बढ़ते हैं। कियान शुनजी ने दूसरा बॉक्स उठाया और सामने खड़े एक लड़के को दे दिया। एल्डर गुआंगलिंग, ये कोल्ड जेड ऑर्किड तुम्हारा हुआ। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि फ्यूचर के बड़े एल्डर गुआंगलिंग डोलुओ थे। वो देखने में भले ही एक लड़के जैसे थे पर उनकी असली उम्र काफी ज्यादा थी और वो इस वक्त 95 लेवल के टाइटल डोलुओ थे। थैंक यू पोप हुजूर। गुआंगलिंग ने दोनों हाथों से उसे लिया। छूते ही वो कतई बर्फ जैसा ठंडा था और एक ठंडी सी फीलिंग उसकी हथेली से होते हुए पूरे शरीर में फैल गई, जिससे उसका दिमाग एकदम फ्रेश हो गया। इस पौधे को खाने के बाद वो बहुत जल्द बड़े एल्डर्स की लिस्ट में शामिल होने वाला था। कियान शुनजी ने बाकी बॉक्स भी बांटना शुरू किया। सी शुए, ये क्रिम्सन स्वान किस तुम्हारे लिए है। याद रखना इसे एक एक पत्ती करके ही पचाना ताकि इसका जहर आउट ऑफ कंट्रोल होकर कहीं तुम पर ही भारी न पड़ जाए। सी शुए ने बॉक्स लिया। उसकी उंगलियां हल्की सी कांप रही थीं। जी पोप हुजूर। उसकी वुहुआन वैसे भी जहर को खाकर ही बड़ी होती थी, तो ये जहर को बूस्ट करने वाला पौधा तो कतई उसी के लिए कस्टमाइज्ड था भाई। और ये फ्रेग्रेंट स्काई रोज। कियान शुनजी ने एक और बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाया। ये फिलहाल तुम अपने पास रखो ताकि तुम इसके जरिए और भी खतरनाक जहर पर रिसर्च कर सको। सी शुए ने झुककर उसे भी ले लिया। मोशियोंग, ये 8 पेटल ऑर्किड तुम्हारा हुआ। गुइबाओ, ये 9 पिन पर्ल ट्विग तुम्हारा। लास्ट में कियान शुनजी ने आखिरी बॉक्स उठाया। लिंगयुआन, ये फीनिक्स सनफ्लावर है और पूरे स्पिरिट हॉल में तुमसे बेहतर इसके लिए कोई नहीं है। लिंगयुआन ने बड़े एक्साइटमेंट के साथ दोनों हाथों से उसे लिया। पोप हुजूर, बहुत बहुत थैंक्स। कियान शुनजी की नजर एक सेकंड के लिए उसके चेहरे पर टिक गई। उनके पिताजी हाल ही में उन पर शादी का प्रेशर बना रहे थे और सामने खड़ी लिंगयुआन का टैलेंट और लुक्स दोनों ही कतई टॉप क्लास थे। अब जब उसे ये जादुई पौधा मिल चुका था तो उसका फ्यूचर वैसे भी बहुत तगड़ा होने वाला था। वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकती थी, पर उन्होंने तुरंत अपनी नजरें हटाईं। अभी इन फालतू बातों का टाइम नहीं है। देखते ही देखते सारे पौधे बंट चुके थे। बस वो इमॉर्टल ट्यूलिप और नासिरसास जैस्मीन बचे थे, जिनका अभी कोई परफेक्ट मैच नहीं मिला था। कियान शुनजी अपनी चेयर से टेक लगाकर बैठ गए और उन एक्साइटेड लोगों को शांत नजरों से देखने लगे। भले ही कुछ पौधे उनके साथ 100% मैच नहीं कर रहे थे, पर वो उनकी पावर बढ़ाने और टैलेंट की लिमिट को पुश करने के लिए काफी थे। उन्होंने इन लोगों को इसलिए चुना था क्योंकि यंग जनरेशन में तुम्हारे और बीबी डोंग के अलावा दूर दूर तक कोई जीनियस नहीं था। दूसरा, तुमने जियांगमो से साफ कहलवाया था कि ये पौधे आगे चलकर दोबारा उग आएंगे, इसलिए कंजूसी करने की कोई जरूरत नहीं है। स्पिरिट हॉल की ओवरऑल पावर बढ़ाना ही सबसे मेन गोल है। इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों न इन पुराने मास्टर्स को ही एक स्टेप और ऊपर पहुंचा दिया जाए। अब सब अपने अपने घर जाओ और इसे पचाना शुरू करो ताकि इसकी पावर हवा में वेस्ट न हो। कियान शुनजी ने हाथ हिलाया। 6 लोगों ने दोबारा ग्रीट किया और एक एक करके पैलेस से बाहर निकल गए। उनके कदम आते वक्त के मुकाबले काफी हल्के थे और सबकी आंखों में एक अलग ही अंगार चमक रहा था। 3 दिन बाद उस आइस एंड फायर झरने के पास आसमान से 3 लोग सीधे खाई के नीचे उतरे। वो जियांगमो डोलुओ, गुई मेई और सी शुए थे। गुई मेई सीधे 90 लेवल पार कर चुकी थी। बस एक सोल रिंग की कमी थी, जिसके बाद वो ऑफिशियल तौर पर टाइटल डोलुओ बन जाती। उसे सोल रिंग का शिकार करने का टाइम भी नहीं मिला था कि कियान शुनजी ने उसे सीधा यहाँ भेज दिया। आगे चलकर गुई मेई ही इस जगह और स्पिरिट सिटी के बीच सीक्रेट कॉन्टैक्ट का काम संभालने वाली थी। वो वैसे भी कतई मिस्टर इंडिया स्टाइल में गायब हो जाती थी, तो इस काम के लिए उससे बेस्ट कोई नहीं था। और वैसे भी उसके और युगुआन के पास वो वुहुआन फ्यूजन स्किल थी, तो दोनों का एक साथ रहना ही सबसे बेस्ट था। वहीं सी शुए ने अभी तक उस क्रिम्सन स्वान किस को पूरी तरह नहीं पचाया था, इसलिए वो अभी भी सोल डोलुओ के लेवल पर ही थी। ओए भूतनाथ! तभी एक बेहद खुशमिजाज आवाज गूंजी। बगीचे के बीच झुककर पौधों की देखरेख कर रहे युगुआन ने झटके से अपनी कमर सीधी की, अपने टूल्स फेंके और कतई दीवानों की तरह दौड़ता हुआ उन तीनों के पास आ गया। कलीराम! गुई मेई की आवाज हमेशा की तरह भारी थी। भूतनाथ, तू यहाँ कैसे आ गया? युगुआन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तेरा लेवल बढ़ गया? गुई मेई ने धीरे से सिर हिलाया। पोप हुजूर ने मुझे आगे के काम के लिए यहाँ भेजा है और मुझे भी एक जादुई पौधा मिला था, जिसके बाद मेरा ये लेवल अप हुआ है। कतई जहर भाई, मजा ही आ गया। युगुआन अपनी खुशी छुपा नहीं पा रहा था। सुन, तू अभी सोल रिंग लेने की जल्दी मत करना, हम बाद में एक साथ चलेंगे। यहाँ ग्रैंडपा जुआंग ई भी हैं, वो पूरी मदद करेंगे। ग्रैंडपा जुआंग ई भी यहाँ है? गुई मेई थोड़ा शॉक हुई। हाँ भाई। दोनों एक साइड खड़े होकर अपनी पुरानी बातें करने लगे। जियांगमो और सी शुए ने बस एक नजर उन्हें देखा और कुछ नहीं बोले। पूरे स्पिरिट हॉल को अच्छे से पता था कि युगुआन और गुई मेई की दोस्ती ऐसी थी कि दोनों एक ही थाली में खाते थे। सी शुए, जियांगमो ने भारी आवाज में ऑर्डर दिया, अब से इस जगह की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सबसे पहले बाहर एक तगड़ा पॉइजन सेटअप तैयार करो और टाइम टू टाइम उसे अपग्रेड करते रहना। जी एल्डर जियांगमो। सी शुए ने थोड़ा सिर झुकाया और एक ही सेकंड में फ्लैश की स्पीड से बाहर की उस जहरीली धुंध की तरफ निकल गई। वक्त तेजी से भागा और देखते ही देखते 10 महीने बीत गए। अब तक उस आइस एंड फायर झरने के बाहरी इलाके में सी शुए के उस कस्टमाइज्ड पॉइजन सेटअप की वजह से खतरनाक जहर मिक्स हो चुका था। लेवल 80 से नीचे का कोई बंदा अगर गलती से भी अंदर घुसने की कोशिश करे तो समझो उसका राम नाम सत्य है। वो हर कुछ दिनों में उस जाल को और कड़क कर देती थी
ताकि कोई लूप होल न बचे। गुई मेई भी हर कुछ समय में चुपचाप इस झरने के पास आती थी। पहला काम तो युगुआन के साथ बैठकर पार्टी करना होता था और दूसरा काम तुम्हारे दिए मैसेज ट्रांसफर करना। इस बीच तुमने पहले मिली उस शैडो लेपर्ड लेफ्ट आर्म बोन को गुई मेई को गिफ्ट कर दिया था। हालांकि उसकी उम्र सिर्फ 6000 साल से थोड़ी ज्यादा थी, पर उसका एट्रीब्यूट गुई मेई की वुहुआन के साथ कतई 100% मैच करता था। उसके हाथों में इस बोन की पावर किसी 10,000 साल पुरानी बोन से कम नहीं थी। गुई मेई ने जब उस सोल बोन को हाथ में लिया तो उसके दोनों हाथ हल्के से कांपने लगे और वो कतई इमोशनल हो गई। उसने स्पिरिट हॉल के लिए सालों तक दिन रात एक किया था, पर उसे आज तक इनाम में एक सिंगल सोल बोन भी नहीं मिली थी। और तुम, जिससे उसकी मुलाकात को अभी ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, तुमने उसे जादुई पौधा भी दिया और अब सोल बोन भी दे दी। वो सेंटी क्यों ना होती भाई? और वैसे भी पोप हुजूर ने मीटिंग में जो कहा था, उसके बाद से वो तुम्हें मन ही मन अगला पोप मान चुकी थी। इस वीआईपी टाइम पर अगर वफादारी नहीं दिखाती तो कब दिखाती? वो तुरंत एक घुटने के बल बैठ गई। मालिक, आज के बाद ये गुई मेई अपनी जान भी आपके नाम करती है। वहीं दूसरी तरफ पूरे 10 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद तुमने अपने अंदर की उस जादुई पौधे की पावर को पूरी तरह से पचा लिया था। अब तुम्हारे पास पॉइजन इम्यूनिटी और आइस एंड फायर इम्यूनिटी आ चुकी थी। साथ ही तुम्हारी फिजिकल बॉडी की स्ट्रेंथ भी कतई नेक्स्ट लेवल हो चुकी थी। इसके बाद तुमने उस पियर्सिंग ऑटम वाटर डीप लुक को भी पचाया, जिससे तुम्हारी मेंटल पावर का ग्राफ सीधा आसमान छूने लगा। इस वक्त तुम्हारे लिए 10,000 साल से ज्यादा उम्र वाली सोल रिंग को अब्सॉर्ब करना कोई बड़ी बात नहीं थी। बीबी डोंग का ग्राफ भी कतई तेजी से ऊपर भागा था। उसकी सोल पावर बहुत पहले ही 40 लेवल पार कर चुकी थी और ग्रैंडपा जुआंग ई की मदद से उसने सनसेट फॉरेस्ट में अपनी चौथी सोल रिंग भी हासिल कर ली थी, जो एक 8200 साल से ज्यादा पुराने पर्पल क्रिस्टल डेमन स्पाइडर की थी। उसकी सोल स्किल थी क्रिस्टल आर्मर। इसे एक्टिव करते ही उसके पूरे शरीर पर एक बैंगनी रंग का क्रिस्टल कवच बन जाता था, जिस पर नुकीले कांटे होते थे और उनमें खतरनाक जहर भरा होता था। ये कवच डिफेंस तो करता ही था, साथ ही सामने वाले के अटैक को रिफ्लेक्ट भी करता था। ईयरनिंग एश्योर्ड बीआर येकिंग आरईडी खाने की वजह से उसकी ट्रेनिंग की स्पीड इतनी फास्ट हो चुकी थी कि इस वक्त उसका लेवल 44 पहुंच चुका था और वो 45 के बिल्कुल करीब थी। अब सीन शिफ्ट होता है स्टार डू फॉरेस्ट के डेंजरस जोन के अंदर। 5 लोग धीरे धीरे जंगल के बीच से आगे बढ़ रहे थे। वो तुम, बीबी डोंग, ग्रैंडपा, जुआंग ई और वो जुगलबंदी थे। तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म होते ही तुम सब सीधे स्टार डू फॉरेस्ट आ गए थे। इस वक्त बीबी डोंग ने तुम्हारा हाथ बड़े प्यार से कसकर थाम रखा था और चलते चलते उसके फ्रंट का थोड़ा हिस्सा तुम्हारे हाथ से टच हो रहा था। तुम दोनों आपस में हंसते मजाक करते हुए बड़े कंफर्टेबल अंदाज में चल रहे थे। अब तुम दोनों पहले से काफी मैच्योर दिखते थे और हाइट भी काफी बढ़ चुकी थी। तुम्हारे काले बाल कंधों तक आ रहे थे और चेहरे पर कतई डैशिंग लुक्स थे। वहीं बीबी डोंग के लंबे बाल उसकी कमर तक लहरा रहे थे और उसका फिगर भी कतई सॉलिड हो चुका था। तभी अचानक ग्रैंडपा जुआंगी के कदम रुक गए और उन्होंने हाथ से रुकने का इशारा किया। तुम चारों तुरंत वहीं ठहर गए और तुम दोनों ने अपनी बातचीत बंद की। सामने करीब 50 मीटर की दूरी पर एक खतरनाक जानवर चुपचाप घात लगाकर बैठा था। वो एक पूरे हरे नीले रंग का मैंटिस जैसा दिखने वाला जानवर था, जिसका साइज काफी बड़ा था। लंबाई करीब 3 मीटर के आसपास थी। उसका पूरा शरीर एक गहरे हरे रंग के मजबूत कवच से ढका हुआ था। पर जो चीज सबसे ज्यादा डरावनी थी वो थे उसके दोनों हाथ, जो कतई बड़ी तलवारों जैसे थे। बाहर की साइड से वो इतने शार्प थे कि ठंडी चमक मार रहे थे और उन पर कुछ लाल रंग की लकीरें बनी हुई थीं। वहीं अंदर की तरफ आरी जैसे नुकीले दांत भरे पड़े थे। उसकी पीठ पर 2 जोड़ी ट्रांसपेरेंट पंख लगे हुए थे, जो उसे बहुत कम दूरी में कतई बुलेट जैसी स्पीड और अटैक करने की पावर देते थे। उसे जैसे ही एहसास हुआ कि कुछ इंसान उसके इलाके में घुस आए हैं, उसकी आंखों में कातिलाना गुस्सा चमक उठा। उसने अपनी बड़ी बॉडी को थोड़ा नीचे झुकाया और कतई परफेक्ट फाइटिंग मोड में आ गया। उसने अपने दोनों ब्लेड्स को हवा में क्रॉस किया और उसकी पीठ के पंख जोरों से फड़फड़ाने लगे। ग्रीन बी मॉटिस, ग्रैंडपा जुआंग ई ने शांत आवाज में कहा। उम्र करीब 12,000 साल है। ये अपनी स्पीड और गजब के अटैक के लिए जाना जाता है। इसके ये हाथ इतने शार्प हैं कि बड़े बड़े पत्थरों को भी पानी की तरह काट दें। पर इसका वीक पॉइंट इसका पेट है। तुम्हारी नजरें सीधा उस मैटिस पर टिक गईं। बढ़िया है, इसी को निपटाते हैं, तुमने बड़े कूल अंदाज में कहा। तुमने बीबी डोंग के हाथ को हल्के से थपथपाया जो उसने तुम्हारे हाथ पर रखा था और उसे थोड़ा साइड होने का इशारा किया। बीबी डोंग ने धीरे से अपना हाथ हटाया और तुम एक कदम आगे बढ़ गए। तुमने अपनी असुरा डेमन सोर्ड निकाली और तुम्हारे पैरों के नीचे से 2 पीली और एक बैंगनी सोल रिंग्स ऊपर उठी। तुरंत ही तुम्हारी पहली और दूसरी सोल रिंग एक साथ चमक उठी। पीली और बैंगनी रोशनी ने एक गजब का कॉम्बिनेशन बनाया। तुम्हारे शरीर के ऊपर एक हल्की सी लाल रंग की एनर्जी की शील्ड बन गई, जिससे तुम्हारी स्पीड, स्ट्रेंथ और डिफेंस एक ही सेकंड में कतई बूस्ट हो गए और तुम्हारी असुरा सोर्ड की पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। तुम एक लाल रंग के साए की तरह हवा में लपके, पीछे एक लंबी लकीर छूट गई और तुम पलक झपकते ही उस मैंटिस के बिल्कुल सामने पहुंच गए। तुम्हारी असुरा सोर्ड सीधा उसके सीने की तरफ लपकी। वो मैंटिस आखिर 10,000 साल से ज्यादा पुराना जानवर था। उसका रिएक्शन टाइम बहुत फास्ट था।
ठीक उसी ऐन वक्त पर उसने अपने दोनों ब्लेड्स को आगे लाकर क्रॉस डिफेंस किया। उसकी तलवारें और तुम्हारी तलवार की नोक आपस में जोरों से टकराईं। एक जोरदार आवाज के साथ वो मैटिस जमीन पर घिसटता हुआ कई मीटर पीछे चला गया। नीचे गहरे निशान बन गए और उसने जैसे तैसे खुद को संभाला। साथ ही तुम्हारा आगे बढ़ने का मोमेंटम भी वहीं रुक गया। साफ था कि इस मैटिस का डिफेंस भले ही ढीला हो, पर उसकी स्ट्रेंथ, अटैक और स्पीड सच में कतई डेंजरस थी। इस वक्त तुम्हारे पास डबल बूस्ट था। तुम्हारा लेवल भले ही 40 था, पर तुम्हारी ओवरऑल पावर एक सोल एम्परर के बराबर थी। फिर भी उसने तुम्हारे इस अटैक को सामने से ब्लॉक कर दिया था, जिससे पता चलता था कि उसके हाथ कितने कड़क थे। पहला दांव खाली जाते ही तुम हवा में पीछे की तरफ लपके और थोड़ी दूरी बना ली, पर वो मैंटिस अब पूरी तरह से बौखला चुका था। उसकी पीठ के पंख बहुत तेज स्पीड से फड़फड़ाने लगे, जिससे एक तीखी कान फाड़ने वाली आवाज आई और उसकी बॉडी एक हरी रोशनी की तरह सीधा तुम्हारी तरफ लपकी। उसकी स्पीड इतनी डेंजरस थी कि तुम्हारी स्पीड को टक्कर दे रही थी। वो एक ही सेकंड में तुम्हारे सिर पर आ पहुंचा। एक ठंडी चमक के साथ उसके दोनों ब्लेड सीधा तुम्हारे ऊपर क्रॉस कट मारने के लिए नीचे आए। तुमने अपनी तलवार आगे की और उन्हें ब्लॉक किया। लोहे के टकराने की इतनी तेज आवाज आई कि कसम से कान के पर्दे फट जाएं। उस तलवार से इतनी भयानक पावर नीचे आई कि तुम्हारी हथेलियां तक सुन्न हो गईं। अपने अटैक को रुकते देख मांटिस और ज्यादा एग्रेसिव हो गया। उसके दोनों हाथ किसी पागल तूफान की तरह लगातार नीचे आने लगे। हर एक कट हवा को चीरता हुआ आ रहा था। तुम डिफेंस करते हुए पीछे हट रहे थे। जंगल के बीच वो लाल साया और हरी रोशनी बार बार टकरा रहे थे और हर टक्कर पर चिंगारियां उड़ रही थीं। सिर्फ कुछ ही पलों में तुम दोनों के बीच 10 से ज्यादा राउंड हो चुके थे। उस मांटिस के खतरनाक अटैक्स की वजह से तुम्हारे शरीर पर बनी वो लाल शील्ड जगह जगह से क्रैक होने लगी थी और ऐसा लग रहा था कि वो अभी टूट जाएगी। तभी एक और ब्लॉक के बाद खचाक एक तेज आवाज आई। तुम्हारी पीठ से वो काले सुनहरे पंख अचानक बाहर निकले और हवा में खुलते ही उनके हजारों टुकड़े हो गए। वो सारे नुकीले पंख जमीन से सटते हुए सीधा उस मैटिस के पेट की तरफ लपके। मैटिस घबराकर पीछे हटा। उसने अपने दोनों ब्लेड्स को पागलों की तरह घुमाया ताकि उन पंखों को रोक सके, पर वो काले पंख जैसे कोई जिंदा चीज हो। उन्होंने हवा में एक अजीब सा टर्न लिया, उसकी तलवारों को छकाया और टेढ़े मेढ़े एंगल्स से सीधा उसके पेट पर जाकर लगे। मैटिस को अब अपनी पूरी जान उन पंखों को रोकने में लगानी पड़ रही थी जो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। ठीक इसी मौके पर तुम्हारे आसपास का पूरा ऑरा अचानक बदल गया, जैसे तुम कोई दूसरे इंसान बन गए हो। तुम्हारी आंखों में एक डरावनी लाल रोशनी चमक उठी। वो एक ऐसी कातिलाना लाल चमक थी जिसे देखकर किसी के भी पसीने छूट जाएं। ये तुम्हारी असुरा सोड की इच्छा थी, जो सामने वाले की हिम्मत को पूरी तरह तोड़ देती थी। अगर सामने वाले की पावर तुमसे कम हो तो वो अंदर से इतना डर जाएगा कि उसका लड़ने का मन ही खत्म हो जाएगा। यही नहीं, ये इच्छा तुम्हारे अटैक को बहुत ज्यादा बढ़ा देती थी और हर अटैक में असुरा पावर मिक्स होती थी, जिससे लगा हुआ घाव कभी आसानी से नहीं भरता था। तुमने अपनी कलाई घुमाई, तलवार को अपने सामने सीधा किया और उसकी नोक सीधा आसमान की तरफ थी। एक लाल रोशनी का तूफान उठा और हवा में एक बहुत बड़ी लाल रंग की एनर्जी वाली तलवार बन गई। असुरा स्लैश! एक तेज चीख के साथ तुमने वो तलवार सीधे नीचे दे मारी। मार्टिस को अपनी मौत सामने नजर आई। उसकी आंखों में पहली बार खौफ साफ दिखा। उसने उन पंखों की परवाह छोड़ दी और अपने दोनों ब्लेड्स को अपने सिर के ऊपर क्रॉस करके उस बड़ी लाल तलवार को रोकने की आखिरी कोशिश की। पर उसी समय वो छोटे पंख लगातार उसके पेट को चीर रहे थे। वो दर्द के मारे बुरी तरह चिल्लाया। उसके पेट पर न जाने कितने गहरे घाव हो चुके थे और वहां से उसका हरा खून टपकने लगा था, पर इस वक्त उसे उसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसके सिर के ऊपर जो वो बड़ी लाल तलवार आ रही थी, उसकी पावर से उसकी आत्मा तक कांप रही थी। अगले ही पल वो लाल रोशनी नीचे गिरी। धड़ाम! एक कान फाड़ देने वाला ब्लास्ट पूरे स्टार डू फॉरेस्ट में गूंज उठा। आसपास के पेड़ पौधे पूरी तरह तबाह हो गए और जमीन पर एक बहुत बड़ी और गहरी खाई बन गई। चारों तरफ कतई रायता फैल चुका था। वो मैटिस दूर जमीन पर गिरा पड़ा था। उसका पेट हल्का हल्का हिल रहा था। वो मरा नहीं था, पर उसकी आखिरी सांसें चल रही थीं। उसके वो हाथ जिन पर उसे सबसे ज्यादा घमंड था, वो बीच से टूट चुके थे और बस आधे कटे हुए जमीन पर बेजान पड़े थे। उसकी पीठ का कवच भी पूरी तरह चकनाचूर हो चुका था और चारों तरफ उसका हरा खून बिखरा था। तुमने एक सेकंड की भी देरी नहीं की। तुम फ्लैश की स्पीड से उसके पास पहुंचे और अपनी तलवार सीधा उसके मेन पॉइंट पर घोंपकर उसकी कहानी खत्म कर दी। तुरंत ही उसकी बॉडी से एक काले रंग का सोल रिंग धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। तुम अपनी तलवार समेटकर खड़े हुए। तुम्हारी सांसें थोड़ी तेज थीं और छाती ऊपर नीचे हो रही थी। साफ था कि इस फाइट में तुम्हारी काफी सोल पावर यूज हुई थी। तुमने हाथ से इशारा किया और वो सारे बिखरे हुए पंख वापस उड़कर तुम्हारी पीठ पर आए, एक साथ जुड़े और तुम्हारे शरीर के अंदर समा गए। बीबी डोंग ने जैसे ही ये देखा, उसके होंठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई और आंखों में चमक थी। वो दौड़ती हुई तुम्हारे पास आई और बड़े नेचुरल अंदाज में तुम्हारा हाथ थामकर अपना चेहरा ऊपर करके बोली, जूनियर भाई, तुम तो कतई हैवी ड्राइवर निकले। वो 10,000 साल से ज्यादा का जानवर था और तुमने अकेले ही उसका काम तमाम कर दिया।
युगुआन भी आगे आया। उसके चेहरे पर कतई मक्खन लगाने वाली स्माइल थी। सही कह रहे हो मालिक, आपकी उस आखिरी तलवार का टशन तो कतई हिला देने वाला था। सिर्फ 40 के लेवल पर एक 10,000 साल पुराने जानवर को सामने से ढेर कर देना। पूरे कॉन्टिनेंट में ऐसे बंदे उंगलियों पर गिनने लायक ही पैदा हुए हैं। मैं तो आपका कतई मुरीद हो गया भाई। गुई मेई ने युगुआन की तरफ एक गहरी नजर डाली। मन ही मन सोचा, साले सारी बातें तू ही बोल गया, अब मैं क्या बोलूं। उसे पहले कभी अंदाजा नहीं था कि ये युगुआन मक्खन लगाने में इतना एक्सपर्ट है। उसने अपने दिमाग में जल्दी जल्दी कुछ लाइनें सोची और फिर बोला, युगुआन बिल्कुल सही कह रहा है, और वैसे भी पूरे कॉन्टिनेंट में इस उम्र में इस लेवल पर पहुंचने का दम किसमें है। मालिक का टैलेंट तो कतई हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है। इनसे पहले कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ और आगे भी कोई नहीं होगा। तुमने उन दोनों की तरफ देखा, तुम्हारी नजरें थोड़ी अजीब थीं। इन दोनों को क्या दौरा पड़ा है भाई, कतई चमचे बनकर मक्खन लगा रहे हैं, और वो भी एक के बाद एक सुर मिलाकर। सच में कतई पक्के दोस्त हैं दोनों। ठीक है बाबा, अब मैं अपनी सोल रिंग अब्सॉर्ब करने जा रहा हूँ। तुमने सिर हिलाया और उन दोनों नौटंकीबाजों को इग्नोर किया। जी मालिक, दोनों ने एक साथ कहा और कुछ कदम पीछे हट गए। तुम वहीं जमीन पर पालथी मारकर बैठ गए, अपनी सांसों को कंट्रोल किया, माइंड को शांत किया, और जैसे ही वो सोल रिंग तुम्हारे शरीर से टच हुई, एक बहुत बड़ी एनर्जी का तूफान तुम्हारे अंदर घुस गया, जैसे किसी टूटे हुए बांध का पानी बह रहा हो। पर तुम्हारे पास उस जादुई पौधे से तैयार कड़क बॉडी थी, इसलिए तुम्हारा शरीर बस हल्का सा कांपा और तुरंत स्टेबल हो गया। चेहरे पर ज्यादा दर्द के भाव भी नहीं आए। पर ठीक इसी समय तुम्हारे दिमाग के अंदर अचानक सीन पलट गया। उस मैटिस के मरने के बाद की नफरत और गुस्सा एक साए के रूप में वहां आ खड़ा हुआ, और वो पूरे गुस्से में तुम्हारे दिमाग को तहस नहस करके तुम्हें अपने साथ ले डूबना चाहता था। ये 10,000 साल पुराने जानवर का आखिरी वार था, जो सोल रिंग लेते वक्त सबसे डेंजरस पॉइंट माना जाता है। अगर कोई इसके मेंटल शॉक को न झेल पाए तो या तो वो पूरी लाइफ के लिए पागल हो जाएगा या वहीं ढेर हो जाएगा। तुमने मन ही मन एक ठंडी हंसी दी। एक मामूली सा मरा हुआ साया मेरे दिमाग में आकर दादागिरी दिखाएगा, तुमने अपने माइंड से सोचा, और तुम्हारी मेंटल पावर से बनी एक लाल तलवार तुम्हारे दिमाग में अचानक तैयार हो गई। वो तलवार हवा से सीधे नीचे गिरी और उस मेंटिस का साया बिना कोई डिफेंस किए एक ही झटके में कटकर टुकड़ों में बिखर गया और हवा में गायब हो गया। वो मेंटल शॉक शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका था। वक्त धीरे धीरे बीतता गया। काफी देर बाद तुम्हारे आसपास की सोल पावर में एक तगड़ा ब्लास्ट हुआ और तुमने झटके से अपनी आंखें खोली। हालांकि इससे तुम्हारा लेवल बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा था, पर इस 10,000 साल की सोल रिंग के एक्स्ट्रा बोनस और झरने के पास की फास्ट ट्रेनिंग की वजह से तुम काफी स्ट्रांग हो चुके थे। जूनियर भाई, तुम्हारी ये चौथी सोल स्किल क्या मिली है? बीबी डोंग ने एक्साइटेड होकर पास आकर पूछा। तुम खड़े हुए और मुस्कुराए। मेरी इस चौथी स्किल का नाम है इन्फिनिट पाथ। ये उस मैटिस के आर्मर ब्रेक की पावर जैसी ही है। इसे एक्टिव करने के बाद मेरे सारे अटैक्स सामने वाले के डिफेंस को पूरी तरह इग्नोर कर देंगे, और ये पूरे आधे घंटे तक चलेगा। पर हाँ, ये डिफेंस को इग्नोर करना भी 100% एब्सोल्यूट नहीं है। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि सामने वाले और मेरे लेवल में कितना अंतर है। अगर फासला बहुत ज्यादा हुआ तो इसका असर थोड़ा कम हो जाएगा। उदाहरण के लिए, तुम्हारी अभी की पावर अगर 98 लेवल के ग्रैंडपा जुआंग ई के सामने आ जाए तो क्या तुम उनके पूरे डिफेंस को तोड़कर उन्हें चोट पहुंचा पाओगे? अगर ऐसा सच में होता तो ये 10,000 साल की स्किल नहीं बल्कि 1,00,000 साल वाली होती। युगुआन ने हैरान होकर कहा, मालिक के सामने तो फिर उन डिफेंस वाले मास्टर्स की स्किल्स किसी काम की नहीं बचेंगी। गुई मेई ने भी सिर हिलाया। बिल्कुल सही, सामने वाले का डिफेंस चाहे कितना भी कड़क क्यों न हो, अगर उसका लेवल मालिक के आसपास हुआ तो वो तुम्हारी इस तलवार को कभी नहीं झेल पाएगा। यहाँ तक कि हमेशा शांत रहने वाले ग्रैंडपा जुआंगी के चेहरे पर भी एक छोटा सा शॉक साफ दिख रहा था। तुमने युगुआन और गुई मेई की तरफ देखा और बोले, चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब तुम दोनों की सोल रिंग का शिकार करने का टाइम है। ये सुनते ही युगुआन का चेहरा कतई खिल उठा। मालिक, आपके इस कष्ट के लिए बहुत बहुत थैंक्स। गुई मेई ने भी सिर हिलाया और तुम सब सीधे उस जंगल के सबसे खतरनाक इनर जोन की तरफ निकल पड़े। तुमने पूरे जोश में एक आवाज दी, चलो भाई, अब सीधे टॉप लेवल पर पहुंचकर ही दम लेंगे। इस पार्ट पर 1 के लाइक कंप्लीट कर दो तो नेक्स्ट पार्ट अगले ही दिन आ जाएगा।